मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात और सादर प्रणाम। दिया दिल्ली की सृजन वेब टॉक्स के एपिसोड 13 में जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे हमारे सभी युवा भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। और साथ ही साथ आप सभी को वसंत महापर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत हर बार की तरह गायत्री मां मंत्र के साथ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में दिया दिल्ली के सभी कार्यकर्तागण, संभवम उन्नति, मेंटरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ने वाले सारे छात्र छात्राएं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ रहे हमारे सारे भाई और बहन मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए वसंत के रंग में रंगने और साथ ही साथ युवा शक्ति का अभिवर्धन करने के लिए मैं आप सबके समक्ष आमंत्रित करना चाहूंगा असिस्टेंट कमिश्नर मृणाल चैटर्जी जी का, कि वे मैं बात कर रहा हूँ मृणाल चैटर्जी जी की, कि वे हम सबके समक्ष आ चुके हैं और विद्यार्थियों को यूपीएससी की जर्नी के बारे में आज विशेष मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उनके संबोधन का टाइटल है एन इनसाइट इनटू द जर्नी ऑफ यूपीएससी। जैसा कि आप सबने पोस्टर पे पहले ही देखा होगा, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मृणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनको मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं चाहूंगा कि इनका एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। मृणाल जी ने अपनी स्कूलिंग सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल से करी। स्कूलिंग के उसके तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज हिंदू से बीएससी इन केमिस्ट्री किया, परंतु देश सेवा उनके लिए हमेशा से ही सर्वप्रथम था। उनके टैलेंट और कैपेबिलिटीज से उन्हें कोई भी, मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि उनकी टैलेंट और कैपेबिलिटीज से उन्हें कोई भी जॉब मिलना मुश्किल नहीं होता। लेकिन देश सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में वह इंटरव्यू तक पहुंचे। किसी कारण से सिलेक्शन ना होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूज्य गुरुदेव की लिखी हुई किताब है जिसका नाम है हारिए ना हिम्मत, जिसमें 31 डेज के लिए, एवरी डे के लिए एक उन्होंने बहुत ही मोटिवेशनल पेज लिखा है फॉर ईच डे। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जैसे हमारे बहुत ही प्रिय टीचर हैं धर्मेंद्र सर, वो कहते हैं कि विचार, चिंतन और मनन जब एक दिशा में लगता है तभी आप किसी लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। तो उन्होंने अपना विचार, चिंतन और मनन एक दिशा में लगाया और सेकंड अटेम्प्ट में AIR 344 हासिल करी, ऑल इंडिया रैंक 344 हासिल करी, IRS हुए और आज देश की राजधानी दिल्ली में एज असिस्टेंट कमिश्नर पोस्टेड हैं। अपने फ्री टाइम में मृणाल क्रिकेट खेलना, फोटोग्राफी करना और गाना गाना, सिंगिंग करने में रुचि रखते हैं। मृणाल जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और हमें पूरा यकीन है कि आपकी जर्नी से सारे विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा और इनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुमूल्य साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। मृणाल जी, आपका हमारे समक्ष स्वागत। थैंक यू विनाश जी। नमस्कार। नमस्कार। मृणाल जी का उद्बोधन सुनने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिया दिल्ली के प्रेरणा स्रोत, शक्ति स्रोत हमारे मनीष भैया को। आदरणीय मनीष भैया, बहुत धन्यवाद विनाश जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भैया, आ रही है।
एक बार फिर से आप सभी का इस दिया दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी आप सुन रहे थे हमारे अविनाश जी को, आदर्श जी को। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी शुरुआत के लिए। और वाकई आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमारे बीच में मृणाल जी आएंगे, लेकिन उससे पहले इसके महत्व, और जैसा कि अभी अविनाश जी ने मृणाल जी का परिचय दिया आप सभी के बीच में, कि इतना प्रतिभावान होते हुए कहीं और भी जाकर के खूब सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने देश देश सेवा, उनका जो है परम कर्तव्य मान लीजिए कि वो था कि नहीं, हम आएंगे और देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जब आप ठान लेते हैं तो प्रकृति भी आपको साथ देती है। और आप अगर आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो मृणाल जी आपको लग नहीं रहा होगा कि अरे इतने बड़े आदमी, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे तरह है, बिल्कुल जो है नॉर्मल युवा है, यंग है ना। तो आपको ऐसा नहीं लगना है कि वो कहीं दूसरे लोग से आए हैं, वो हमारे ही बीच से आए हैं। जैसा कि हम लोगों को लगता है, जब तक हम लोग सफल नहीं होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ अलग है। ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, अभी आपसे शेयर करेंगे। तो हम इसी के साथ ज्यादा आज समय नहीं लेंगे। आपसे हमारी बात तो होती रहती है हर एक संडे, लेकिन आज बहुत विशेष है। हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम मृणाल जी को आमंत्रित करते हैं कि मृणाल जी आप आइए और हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, उन सभी का आप मार्गदर्शन कीजिए। मृणाल जी। नमस्कार मनीष जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है आज के कार्यक्रम की। जिस तरह से ये पहली बार ऐसी मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ जिसमें शुरू में ही गीत प्रस्तुत हुआ और इतनी मोटिवेशनल बातें हुई है। ये ध्यान बढ़ाने के लिए हमने एक दो मिनट का हमने सारा वो प्रोसेस भी किया, तो बहुत ही यूनिक है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा ऐसे। और इसके साथ मैं जैसे आज आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूँ कि मैं आप लोगों को इस जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकूँ, यूपीएससी के बारे में। तो कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और जब आप सफल हो जाएँगे, जब इसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा, तो उसके बाद आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव आएँगे, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमको सिर्फ़ ये लगता है कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो बस उसके बाद देयर इज़ नो अदर चैलेंज इन आवर लाइफ़, वैसा कुछ नहीं होगा। बट उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेज़ होंगे। ये यूपीएससी की जो जर्नी है ना, ये मतलब ये आपको उस चीज़ के लिए आगे के लिए तैयार करती है कि आगे जाके जब आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालेंगे, जब आपको इतने बड़े फैसले लेने होंगे, कई लोगों के उसको देखना होगा, व्यूज़ को देखना होगा, और आपको एक बैलेंस्ड डिसीज़न लेना होगा। उस चीज़ के लिए आपको ये जर्नी तैयार करती है। कई बार हमको लगता है कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा टफ है, इतनी लंबी जर्नी चलती है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, इतना टाइम इसमें डिवोट करना होता है। जो हमारे पूरे यंग ईयर्स होते हैं वो हम पूरा इसमें डाल देते हैं, और कई बार सफ़र काफ़ी लंबा चलता है। बट वो सब जो है वो उसी चीज़ के लिए तैयारी है कि जब आप आगे जाके जब देश को सँभालेंगे, जब आप अपना काम करेंगे, इतने इम्पोर्टेंट काम करेंगे, तो उसके लिए आपको ये तैयारी आपको पूरा बना देगी कि आप वहाँ जाके जिस दिन आप कुर्सी पे बैठेंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि अरे भई, ये मैं कहाँ आ गया? ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मुझे मेहनत करने की आदत तो है ही, और ये एक और वक़्त है जिसमें मुझे मेहनत करना है, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। अब यूपीएससी की जर्नी जो होती है, ये मैं कहूँगा कि कोई एक 100 मीटर की रेस नहीं है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि जिसमें हमने 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना अच्छे से तैयारी कर ली, बहुत अपनी जान लगा दी और फिर हम लोग सफल हो गए। ये एक बहुत लंबी रेस है, ठीक है? और ये एक मैराथन की तरह आप इसको लीजिए। ये मैराथन भी ऐसी है जो मिनिमम 2 साल तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि 1 साल तो मिनिमम आप तैयारी करेंगे ही। अगर मैं किसी भी नॉर्मल इंसान की बात करूँ कि 1 साल तैयारी में लग ही जाता है, और 1 साल का तो पेपर ही है। कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू करते-करते फिर जब तक रिजल्ट आएगा तब तक 1 साल लग निकल ही जाता है उसमें। तो ये मिनिमम 2 साल की मैराथन है, और उसके आगे भी कभी-कभार सफलता आपको एकदम पहले प्रयास में नहीं मिलती है, दूसरे प्रयास में नहीं मिलती है। कई बार काफ़ी लंबा हो जाता है सफ़र, इवन सफलता मिलने के बाद भी आप लोग दोबारा एग्ज़ाम भी देंगे। कई बार आपको रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देने का मन होगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैंने इतना तो पढ़ ही लिया है, यहाँ तक मैं पहुँच ही गया हूँ, थोड़ा-सा और अगर मुझे किसी और सर्विस में जाना है, तो मैं वहाँ का भी एग्ज़ाम देके मैं फिर से दोबारा रैंक इम्प्रूव करके उसमें जाऊँ। तो इसमें इस एग्ज़ाम के लिए आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा, और उस मोटिवेशन के लिए मैं जो एक कोट है स्वामी विवेकानंद जी का, जो मैं काफ़ी ज़्यादा उस पे मानता हूँ। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी, तब मैंने इस चीज़ को बहुत
अच्छे से अपने अंदर डाला था कि मुझे इस बात को मानना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं वो चीज अभी, आप अभी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी की। कोई मुझे कंफर्म कर सकता है अगर स्क्रीन शेयरिंग चल रही है अभी? तो विजिबल है, नॉट विजिबल। ओके, थैंक यू। सो इसमें अगर हम देखें कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. अगर आप इस कोड को देखेंगे, इसमें आपको इतनी सारी इमोशंस, इतनी सारी फीलिंग्स और इतना आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप समझ पाएंगे कि आपको फोकस कैसे बनाना है अपनी लाइफ में। अगर आप सिर्फ यूपीएससी और इसको क्लियर करने के बारे में अगर अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लेंगे और उसी तरह से आप प्रयास करेंगे, तो आपको इस जर्नी में मोटिवेशन की, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी और को आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि यार पढ़ लो, उठ जाओ, टाइम से सब कुछ करो, चीजें प्रैक्टिस करो। बट अगर आपने इस थॉट को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया, अगर आपने इसको ढा लिया अपने आप को इसके तरह से, तो फिर आपका सिर्फ दिमाग ही नहीं, आपकी मसल्स, आपकी नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी वुड बी फुल ऑफ दैट आइडिया। अगर आप कुछ भी करोगे तो आपको पता है मैं ये काम इसलिए करूँ ताकि मुझे इस एग्जाम में सक्सेस मिले। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि एग्जाम में इतना ज्यादा घुस जाओ कि आप लोग कुछ और ना ही करो। ठीक है, बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, बहुत जरूरी है कि आप अपने दोस्तों से भी मिलो, बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार को टाइम दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओ। ऐसा नहीं कह सकते हम कि अरे मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट हूँ तो अभी 2 साल मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपका समाज है, तो बिल्कुल उसके बिना आप पॉसिबल नहीं है। और आप एक पॉइंट के बाद ना, अगर आप दो महीने ऐसा कर भी लोगे कि आप आइसोलेशन में रह के तैयारी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, 2 महीने बाद कहीं ना कहीं आपको बहुत अकेलापन लगने लगेगा और बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ मिसिंग है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स आइसोलेशन में नहीं रहते हैं। आप लोगों को अपने डिस्ट्रैक्शंस कम करनी होगी, आप लोगों को अपनी मोटिवेशंस को बहुत हाई रखना पड़ेगा। उसके लिए ये कोट आपको बहुत हेल्प करेगा। आप ब्रेक लेना चाहते हैं, आप ब्रेक लीजिए। आप कोई मूवी देखना चाहते हैं, आप मूवी देखिए। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, तो चाहे मैं कितना भी एग्जाम मेरा पीक पे हो, मैं सैटरडे संडे कोशिश करता था कि एक दिन मैं जाके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला हूं। किसी को फुटबॉल का शौक हो, मैं रात को कई बार फुटबॉल खेलने जाता था, या सुबह उठ के आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कुछ भी करिए, बट अपने आप को लूज मत करिए। अगर आप इसको इस तरह से सोचिएगा कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो संडे को सुबह, तो उसमें आपके 2 घंटे बर्बाद नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए है, वो 2 घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपका माइंड रिलैक्स हो, और फिर जब आप वापस आएंगे तो आप यूपीएससी की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप अपने किसी पुराने मित्र से बात कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आधा घंटे मैंने बात कर ली तो कुछ ना कुछ मेरा इसमें मैं पढ़ भी सकता था। बट ये सोचिए कि वो आधा घंटा बात करके आपके मन में जो पॉजिटिविटी आएगी, जो एक खुशी होती है कि एक पुराने मित्र से बात हुई है, वो अगले 2 घंटे के लिए आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे सकती है। सो अपनी बॉडी के हर थॉट को, अपनी बॉडी के हर पार्ट को ये फील कराइए कि आप अगर अभी जी रहे हैं तो आप यूपीएससी की एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, अलॉन्ग विद ऑल दी अदर थिंग्स, कि आप एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। मैं अपनी पूरी दिनचर्या को ऐसे करता था कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे कभी ये ना लगे कि मैं इस प्रोसेस से हटता जा रहा हूँ, और बाकी चीजों को भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं, तो मैंने कॉलेज के दौरान थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने जो बेसिक बुक्स है वो उठानी शुरू कर दी थी, एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरे माइंड में 12th के बाद ये क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना है। जबकि अगर मैं आपको सही बताऊं तो मुझे 12th तक बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है, और क्या क्या आईएएस आईपीएस का मुझे जीरो आइडिया था, जीरो। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने जब सर्च करना शुरू करा कि कैसे कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, सिविल सर्विसेज ऐसी मुझे फील्ड लगी जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। हाँ, ये एक चीज है कि मैं यंग एज में ना काफी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे पहुंच जाता। अगर मैं अपना बताऊं, मैं 24 की एज में सिलेक्ट हो गया था, और 25 की एज से मैं ऐसी चीजें शुरू कर, मतलब मैं भी नहीं सकता था कि मैं 24-25 की एज में ये सब करूंगा। मुझे काफी सारे लेने हुए। जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई तो इतने बड़े बड़े फैसले लेने हैं, इतनी चीजें होती है, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिल सकता। डेफिनेटली बाकी जगह भी आपको बहुत अच्छी मिले, बहुत अच्छे मिलेंगे, और भी ज्यादा अच्छी मिलेंगी, बट वहां पे अच्छा जैसा आप ग्रो, वो पीरियोडिकली ग्रो होता रहेगा।
बट यहाँ पे सिविल सर्विसेज में एक यंग एज में आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देश की नीतियों में अपना योगदान देने के लिए इतना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना सामने से। एंड आप ये ये सोचिएगा कि इतनी कम एज के होते हुए भी आप लोगों के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतना ट्रस्ट होगा कि आपकी एक एक डिसीजन की वजह से हजारों लाखों लोगों की कुछ ना कुछ किस्मत बदल सकती है, बिकॉज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन योर डिसीजंस। तो अगर आप एक रीजनेबल डिसीजन लोगे तो काफी सारे लोगों का भला हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी ना आपको और शायद किसी जॉब में ना मिलेगी। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कौन सी सर्विस में हो। सिविल सर्विसेज जैसे आप यूपीएससी की एग्जाम देते हैं तो 20-25 सर्विसेज होती है जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। उस हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हमको सिर्फ आईएएस के बारे में पता होता है, आईपीएस का मोटिवेशन होता है, आईआरएस का मोटिवेशन होता है। उसके अलावा भी फॉरेन सर्विस का बहुत लोगों को मोटिवेशन होता है, जैसे मुझे फॉरेन सर्विस का बहुत ज्यादा मोटिवेशन था। उसके अलावा भी हमारी इतनी सारी सर्विसेज है, रेलवेज है, ऑडिट अकाउंट्स है, बाकी आईआरटीएस है, दानिक्स दानिप्स, बहुत सारी सर्विसेज है। मतलब बहुत वाइड फील्ड है जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, जिसके लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो। तो इसलिए अपना होराइजन बहुत वाइड रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, या उसमें नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, देखिए जब भी यूपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है, अभी हाल ही में निकला है 3-4 दिन पहले, तो इंडिया में 10 लाख बच्चों की कम से कम आंखों में रोशनी आती है, एकदम एकदम सितारा चमकता है कि यार यूपीएससी की नोटिफिकेशन आया है, मैं फॉर्म भरूंगा एंड देन आई विल बी एन आईएएस इन 1 ईयर और 2 इयर्स। और एकदम टॉप 10 में ही सोचते हैं हम अपने आप को सबसे पहले जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं, कि इतना ज्यादा इमोशनल टर्मोइल होता है, लगता है कि यार हाँ कुछ बड़ा करेंगे। तो 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, 8 से 10 लाख लोग। जिस दिन प्रीलिम्स होता है, 5 जून को प्रीलिम्स है, तो उस दिन आप देखेंगे 3 से 4 लाख लोग ही पेपर देने आते हैं। अगर बहुत ज्यादा टर्न आउट हुआ तो 4 लाख के आसपास पेपर देने आते हैं लोग। ये मैं एवरेज आंकड़े बता रहा हूँ जो मैं पिछले काफी साल से देख रहा हूँ। अब उसमें अगर 4 लाख लोग आ रहे हैं तो आप समझिए कि 50% ऑफ द कंपटीशन इज ऑलरेडी आउट। जो बाकी 4-5 लोग जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म भरा, बट वो लोग एग्जाम भी देने नहीं आए। बिकॉज कई बार आपको लगता है कि आपको वो होता है, डर सा भी होता है कि क्या मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। कई बार आपकी तैयारी ही नहीं हो पाती है। तो इतना मुश्किल है कि पेपर में बैठना भी एक चैलेंज है। उन 4 लाख लोग में से जो एग्जाम देते हैं उसमें जो क्लियर करते हैं, जो उसमें मेंस के लिए जाएंगे, वो सिर्फ 10 से 12 हजार लोग होते हैं। तो आप समझ रहे हैं 4 लाख से सीधा 10 से 12 हजार लोग पे आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स जो होता है दैट इज नॉट अ स्टेज ऑफ सिलेक्शन, दैट इज अ स्टेज ऑफ रिजेक्शन। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यू नीड नॉट बी द बेस्ट टू क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है, मेंस में और इंटरव्यू में पर्सपेक्टिव डायनामिक्स थोड़े अलग होते हैं, बट प्रीलिम्स में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इट इज अ स्टेज ऑफ रिजेक्शन। अगर आपसे गलतियां ज्यादा हो गई देन आप रिजेक्ट हो जाओगे। इट डज नॉट मैटर कि यू माइट बी द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ इंडिया, बट अगर आप वो प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है अगर वो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो देन यू आर रिजेक्टेड एट दैट स्टेज इटसेल्फ। एंड 4 लाख में से आप मान लीजिए इंडिया में कम से कम 1 लाख बच्चों का ऐसा होगा जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, इतने साल से एग्जाम दे रहे हैं। तो 1 लाख में से भी उन 10,000 में आना जो मेंस को देंगे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो व्हाट आई बिलीव फ्रॉम माय साइड इज दैट यू नीड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ एकदम ये नहीं करना कि ब्रह्मांड से बाहर का कुछ काम कर दिया आप लोगों ने, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करनी, बट जो ऑर्डिनरी चीज है ना उसको अच्छे से करिए। जैसे अगर आप मान लीजिए पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके सवाल आ रहे हैं जो बेसिक आपकी बुक से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, आप लोग इसमें गलती नहीं कर सकते। अगर आपने इन सवालों में गलती करी तो उतना ही दूर आप कट ऑफ से होते जाएंगे। तो ऑर्डिनरी चीजें जो सब लोग ठीक करेंगे वो आपको गलत नहीं करनी है। हम लोग क्या होता है ना, जैसे एग्जाम 100 सवाल आते हैं हमारे सामने, हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लो, जो नहीं भी आता उसमें भी गैस वर्क मार लो कि चलो देखा जाएगा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, ऊपर वाला मेरा साथ देगा। देखिए उन सब चीजों से बाहर आना है। वो सारी चीजें ना मतलब मिराज होता है कि नहीं कि मेरा दिन अच्छा है सब अच्छा रहेगा, मेरा बर्थडे है आज या मेरे किसी खास का बर्थडे है तो मेरा लक मेरे साइड रहेगा। उन सब चीजों पे हम अपना पूरा एक साल डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको वो जो ऑर्डिनरी थिंग्स है उसको आप अच्छे से करते रहिए। हम लोग क्या करते हैं कि कोई बहुत मुश्किल से सवाल आया तो हम ईगो पे ले लेते हैं कि हाँ यार मैंने तो ये पढ़ा था, मेरे से तो ये होना ही चाहिए, ऐसा कैसे हो सकती है मैं ये सवाल ना कर पाऊँ, मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का हूँ और कोई केमिस्ट्री का बैकग्राउंड का सवाल है जो वहां मैं अपनी ईगो पे ले जाऊँ कि नहीं बाकी 99 सवाल गए भाड़ में, पर मुझे अपने ये केमिस्ट्री वाला तो सॉल्व करना ही है।
वरना मैं क्या मुंह दिखाऊंगा खुद को या बाद में किसी और को। वो एक सवाल के पीछे आप अपने 5 मिनट खराब करोगे और फिर एक गलत आंसर मार्क करोगे। इससे अच्छा है कि जो 2-3 सवाल और आप उस टाइम में कर पाते, 3-4 सवाल और कर पाते, जिसमें शायद आपको देखने से नहीं पता लग रहा कि हाँ, ये मुझे आता है, बट आप जैसे ही उस पे थोड़ा सोचेंगे, आप उस पे थोड़ा विचार करेंगे, आंसर्स जो ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट करेंगे, तो आपको कई चीजें समझ आ जाएंगी कि हाँ, ये सवाल हो सकता है। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रिवाइज करेंगे ना, उतना आपका जो इंस्टिंक्ट होता है ना, जो जिसको हम आम भाषा में तुक्का कहते हैं, वो आपका ना अच्छा होता जाएगा। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को रीड करा है, आप अपनी ना ब्रेन की जो पावर है ना उसको समझिएगा कि अगर हम कुछ एक चीज रीड कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। आपको नहीं पता होगा कि आपको वो याद है वो चीज, ठीक है, बट जैसे ही आप सवाल देखोगे ना, समथिंग वुड गिव अ किक टू यू फ्रॉम इनसाइड कि इसका आंसर ए होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, बट वैसा होता है बिकॉज आपने जो हजारों लाखों चीज पढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट कभी आपने एक बार पढ़ा होगा एंड दैट थिंग हैज बीन रजिस्टर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे जब आप पढ़ रहे हो, जैसे क्या होता है ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कई बार फोकस टूट जाता है, ठीक है, तो उस टाइम अच्छा है कि थोड़ा ब्रेक ले लो, 5 मिनट का वॉक कर लो, 10 मिनट का नैप ले लो, कुछ देख लो, किसी से बात कर लो। बिकॉज अगर आप विदाउट कॉन्शियंस, अगर आप विदाउट फोकस अगर उस टाइम आप पढ़ रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर चाहे आप 3 घंटे पढ़ लो लगातार उसके बाद, बट दैट वुड नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ तब सिर्फ पढ़ रहे हो। अब आप जैसे एक एक चीज आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो मुझे काफी हेल्प करा था। जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि मैं तो दिन में 10-10 घंटा पढ़ रहा हूँ, 8-10 घंटे तो मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, और जिस दिन मेरा दिन अच्छा हो उस दिन मैं 12 घंटे भी लगा रहा हूँ। आप यकीन मानिएगा, एक दिन आप स्टॉप वॉच लेके बैठिए और एक एक सेकंड अपना टाइम करिए, ठीक है। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तब वो स्टॉप वॉच ऑन रहनी चाहिए। जब आप वॉशरूम जा रहे हैं, जब आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या किसी और ही थॉट में मग्न है, तो उस स्टॉप वॉच को रोक दीजिए। एंड ऑफ द डे आप देखिए कि आप एक्चुअली कितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई को। देन यू विल रियलाइज कि अगर हम 10 घंटा सोच रहे हैं दिन में, तो हार्डली हमारा 6 घंटे ही प्रोडक्टिव निकलता है उसमें से। अपने आप को वो चेक करिए। उस दिन ना आपको मतलब एक कहते हैं कि जैसे एक आईना दिखेगा कि अरे मैं 10 सोच रहा था, ये तो यहाँ पे सिर्फ 6 घंटे भी मुश्किल से हो रहे हैं। जिस दिन आपने वो फोकस बनाना शुरू कर दिया, आप 6 से 7 पे जाओगे, 7 से 8 घंटे पे जाओगे, एंड देन जनरली आप 10 घंटे पे पहुंचोगे। वो 10 घंटे प्योर पढ़ाई के होंगे, ठीक है। उसमें उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसमें ऐसा नहीं होगा कि 10 घंटे आप सोच रहे हो, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी आपकी 5 या 6 घंटे की है। तो ट्राई टू मॉनिटर दोस थिंग्स। अगर जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता था, तो अगर मैं स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, कोई भी दोस्त बीच में आगे के कोई बात करने, तो मैं उसके सामने स्टॉप वॉच बंद किया करता था कि भाई देख लो कि अभी मैं तुमसे बात करूँ तो मेरा पढ़ाई का टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है। सो एक सामने वाले को भी एक इंडिकेशन रहता है कि चलो ठीक है, अभी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वील जस्ट कंटिन्यू विद आवर स्टडीज। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि फोकस में काम करिए। जब आप वो करेंगे, जब जब आप एग्जाम भी दे रहे होंगे ना, तो उन क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए जो आपको नहीं आते हैं। पहले उनको अच्छा करिए जो आपको आते हैं। एग्जाम प्रीलिम्स जैसे एग्जाम को करने के काफी सारे तरीके होते हैं। मैं जिस तरीके से करता हूँ कि मैं 3 रीडिंग ऑलमोस्ट देने की कोशिश करता हूँ। पहली रीडिंग में उन एक बार पहले 100 क्वेश्चन जो पढ़ता हूँ, उसमें मैं वो देखता हूँ कौन से सवाल है जो देखते ही हो जाएंगे मुझसे, जिनका मुझे पता है कि हाँ, ये अगर ये मुझसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से मान लीजिए 25-30 सवाल आपके निकल जाते हैं, या 20 से 25 सवाल आपके निकल जाते हैं जो आपको फर्स्ट लुक में हो जाते हैं। आपने जैसे 100 सवाल देख लिए, तो उन 25 को तो आप अपने एग्जाम में मार्क कर लो कि हाँ ठीक है, ये चीज जैसे जैसे आप मार्क करते रहोगे, ये 25 सवाल तो मेरे कहीं नहीं जा रहे, 50 नंबर तो मेरे यहाँ के हो गए। बट देखो 80 नंबर तक सब पहुंच जाते हैं, ठीक है। बात वही आती है कि 80 से 100 का आंकड़ा कौन पार कर पाता है, और वहीं पे वो 10,000 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो जब आपके पहले राउंड में एक बार वो हो गए ना, दूसरे राउंड में उन सवालों को उठाओ जो उस पर डिपेंड करता है कि आपको पता है कि यार ए या सी में से कोई सवाल कोई जवाब है बट मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ए है या सी है। देन सी कौन सा आपका वो जवाब होना बेटर रहेगा, दूसरे राउंड में वो वाले करो, ठीक है। यहाँ तक इस ये वाला राउंड ना बड़ा डिसाइसिव होता है, बिकॉज वो 25 सवाल सबको आते होंगे। ये मान के चलो आप भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, वो 25 सवाल सबको आते होंगे, तो उसमें आपको गलती नहीं करनी है, वहां वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ठीक होने चाहिए। जो बाकी सवाल है, जहां आप 80 से 100 का आंकड़ा पार करेंगे ना, वो ही डिसाइसिव होगा कि आप प्रीलिम्स के इस तरफ होंगे या उस तरफ होंगे। और उसके लिए आप जितना रीड कर पाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, 25 से 30 सवाल से ऊपर श्योर होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं बेस्ट जजमेंट लगाना होता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं कि इनमें से कौन सा मैं टिक करूंगा।
तो उसमें ही पूरी कहानी है प्रीलिम्स की। अगर उस रेंज में जाने लगेंगे ना, जिसमें आप वो 15 सवाल जो सबके लिए बहुत मुश्किल है, अगर आप उसमें ज्यादा घुसने लगेंगे और वहां पे 15 में से 10 गलत हो गए, तो फिर वहीं पे खेल खत्म। तो इसलिए डू नॉट रन आफ्टर दोस्त, उस पे फोकस करिए जिसपे इंडिया की 80% जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको डाउट होगा, और आपको वहां पे वो डाउट सही तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो वहां पे फोकस करना, प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा कि आप कितने सवाल करेंगे। जैसे मेरा जब पहला अटेम्प्ट था, तो हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट था और बहुत डर का माहौल था, 2016 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मैंने सिर्फ 100 में से 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जो कि बहुत कम थे। ठीक है, बहुत कम थे, बट मुझे ये पता था कि इसमें मेरे 67 नहीं, 76 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे, जो उस टाइम मुझे काफी कम लग रहे थे, क्योंकि हमेशा हम लोग सोच के आते कि 85 प्लस 90 सवाल करेंगे और ठीक ठाक रहेगा। तो मैंने 75 76 के आसपास अटेम्प्ट करे, बट आई वाज श्योर कि इसमें मेरे 60 क्वेश्चन तो पक्का ठीक है, बिकॉज 2016 का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो करंट अफेयर्स बेस्ड आया था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ था। तो आई वाज श्योर कि 120 मेरे मार्क्स तो बनेंगे ही बनेंगे, एंड इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी नहीं यूपीएससी की। जब मैं बाहर आया और मैंने देखा कि यार ये एग्जाम तो सबके लिए इजी था, मैं ये नहीं कहूंगा सबके लिए, बट काफी जनता के लिए इजी था। तो उस साल कट ऑफ गई थी 116, 116, एंड मेरे मार्क्स बने थे 126। सो आई वाज इन द सेफ जोन, मुझे पता था 120 से ऊपर मेरे नंबर बनेंगे, मैं मेंस के लिए तैयारी कर सकता हूँ। बट स्टिल ऐसा बहुत कम ही होता है, ठीक है, कि इतना आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम खत्म कर पाओ। मैंने तो उस एग्जाम में ऐसा भी किया था कि प्रीलिम्स मैंने जब देख लिया मेरा हो गया, इससे ज्यादा मुझे आता नहीं है, अब जो मैं करूंगा मोस्टली नेगेटिव मार्किंग ही होगी, मैंने एग्जाम बंद करके रख दिया था 3-4 मिनट पहले की, बस लास्ट के वो जो लास्ट के 3-4 मिनट होते हैं ना, वहां पे गजब का एड्रेनलिन रश होता है, आपको लगता है और 5 कर देता हूँ, और 4 कर देता हूँ, और 10 कर देता हूँ, और वहां पे बिल्कुल जो आपने 50 क्वेश्चन में मेहनत करी होती है ना, वो वहीं की वहीं गलत हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि लास्ट में आप अपना पेशेंस बनाए रखिए। ये पेशेंस बनेगा कैसे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे, सिर्फ पढ़ते जाओ, कोई फायदा नहीं है। आपने सारी किताबें पढ़ ली, आपने दिन की 24 घंटे पढ़ाई कर ली, बट आपसे सवाल नहीं निकल रहा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितना भी आपने पढ़ा है ना, उसको यूपीएससी की तरह से पढ़िए कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी दिस इज नॉट द टाइम फॉर डूइंग अ पीएचडी, जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पूरा ए टू जेड नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो पीएचडी भी बहुत अच्छी चीज है, नो डाउट, बट मेरे लिए ये मेरा पर्सनल मानना है, इसमें हम लोगों का व्यू डिफर कर सकता है, कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, जब आप स्टूडेंट हो, तो आपका जो पहली प्रायोरिटी है ना, या पहली क्या मान लो फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है, वो है एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, अब उस एग्जाम क्लियर करने के लिए सबके अलग अलग रास्ते होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है, रास्ते अलग अलग है। कई लोग बहुत ज्यादा घुस जाते हैं कि ज्योग्राफी ऐसे पढ़ लेंगे कि मतलब सामने वाला कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर भी उसके सामने ना बोल पाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ लिया कि सामने कोई भी आके बैठ जाए। इंग्लिश ऐसी पढ़ ली कि शशि थरूर जी भी एकदम थोड़ा सा वो हो जाएगी, भाई अच्छा खासा काफी अच्छी वोकैबुलरी है, बट उससे फायदा क्या होगा? अगर आप एक चीज पे इतना ज्यादा टाइम देंगे, तो डेफिनेटली आप दूसरी चीज को लूज आउट करेंगे। तो अभी आपको ये समझाना है कि मुझे जो पढ़ाई जो मुझे करनी है, वो यूपीएससी से रिलेटेड करनी है। ठीक है, कि मेरा एग्जाम क्लियर हो, और वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट अंधाधुंध पढ़ते गए। तो अगर आपने पढ़ भी लिया है ना, आप सवाल लगाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीलिम्स के सवाल उठाइए, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है, इतने सारे मॉडल क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप लोगों को भी सवाल बहुत मिलते होंगे। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कई लोग ऐसे हैं जो 4-4 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नॉलेज की कमी है, नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज हम लोग सारी वही बुक्स पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट वही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉलेज की कमी नहीं हो सकती है। बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने का जो नैक होता है ना, जो एक जो आपको कहते हैं, कई लोग आप देखेंगे पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते, बट वो एबीसीडी में से सी मारना है या बी मारना है, वो उनका बहुत अच्छा होता है। मेरे भी एक दोस्त ऐसा था, मतलब वो मुझसे 50% कम पढ़ेगा, बट उसका प्रीलिम्स क्लियर होना ही होना था, कि उसको कुछ भी लॉजिक लगाता था, बट वो सही आंसर तक पहुंच जाता था, हर बार वो कर लेता था। ठीक है, अगर आपका वैसा नेचर है तो बहुत बढ़िया, वरना आपको डेवलप करना पड़ेगा। और वो डेवलपमेंट कैसे होगी? जब आप हर दिन 20-25 सवाल लगाएंगे, आप हर दिन एनालाइज करेंगे कि आपका वो सवाल सही क्यों हुआ या गलत क्यों हुआ। गलत अगर आपकी नॉलेज की वजह से हुआ, कि नॉलेज की कमी है, देन आप उस क्वेश्चन को रीड करिए, और उस टॉपिक को जाके पढ़िए दोबारा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ये तो मुझे आता था बट फिर भी गलत हो गया, वो वहां जानना ना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये कहूंगा कि नॉलेज कम होना इज फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पढ़ना पड़ेगा, भूलोगे आप,
फिर याद करोगे, वो याद हो जाएगा। बट जो याद है अगर वो गलत हो जाए, वहां क्राइम हो जाता है, दैट इज अनफॉरगिवेबल। ठीक है ना, जहां मैं बोलता हूँ कि इजी सवाल सही करने हैं, जो आता है उसको ठीक करना है, इतना भी ध्यान रख लोगे तो प्रीलिम्स निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना है। तो जो आपका, अगर आप प्रैक्टिस के दौरान आप देखेंगे कि आपको जो आता है वो आपका गलत क्यों हुआ है ना, उससे आपको समझ आएगा कि जब आप अल्टीमेट एग्जाम प्रीलिम्स दोगे तो उस दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कई बार हम जैसे पूछा होता है विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, और हम यही सोच के चल रहे हैं कि हमको तो मार्क करना होगा करेक्ट कौन कौन से है, वहां बहुत बड़ी गलती हो जाती है और आराम से आपके नंबर जो आ सकते थे वो आपके चले जाते हैं। कहीं पे कुछ एक वर्ड डाल देंगे यूपीएससी वाले, ठीक है, नॉट डाल देंगे, इस डाल देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। तो वो ऑब्जर्वेशन आपकी होनी बहुत जरूरी है। वो ऑब्जर्वेशन होगी कैसे, जब आप कई सारे सवाल प्रैक्टिस करोगे। एंड एक मिथ मैं आपका दूर कर दूं, डू नॉट वेट फॉर द टाइम जब आपका, कि आप सोचोगे यार अब मेरा सिलेबस खत्म हो जाए देन आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, कि अभी तो मुझे आता नहीं है अभी मुझे 100% मेरा सिलेबस पूरा हुआ नहीं है। एक बार 100% हो जाए देन डेफिनेटली मैं 1 लाख सवाल चाहे लगा लूंगा। बट 100% सिलेबस पूरा होने वाला दिन कभी नहीं आएगा यूपीएससी में। जिस दिन आ गया उस दिन समझ लेना कि आप खुद को मतलब बुद्धू बना रहे हो कि हाँ मेरा पूरा सिलेबस हो गया है। ठीक है, कोई भी आपको पूरा सिलेबस ना ही पढ़ा सकता है, ना ही आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, बिकॉज पूरा सिलेबस अगर आप सोचोगे बहुत कुछ होता है। तो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर टू स्टार्ट फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। अगर आप पूछोगे मुझे किस दिन शुरू करना है सवाल प्रैक्टिस करना, तो मैं कहूँगा आज से ही, चाहे आपकी कितनी भी प्रैक्टिस हुई हो, कितना भी कम आपने पढ़ाई की हो। अगर आज आपने सुबह ज्योग्राफी उठाई है, आपने कोई फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, तो प्रीवियस ईयर्स फिजिकल ज्योग्राफी के जो सवाल आए हैं ना उनको देख लो एटलीस्ट। उसमें से 20 सवाल होंगे, 5 तो आते होंगे, बाकी 15 क्यों नहीं आते वो देखो। वो बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। कहीं से भी सवाल उठाओ, डज नॉट मैटर, बट सवाल करना, सवाल लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग इट अ लॉट कि रिविजन प्लस प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट डज नॉट मैटर कि आपकी नॉलेज कितनी है। इसमें कम नॉलेज वाले लोग ज्यादा क्लैरिटी से पेपर क्लियर करते हैं क्योंकि उनको सवाल निकालना आता है। ठीक है, सो वो आपकी विद प्रैक्टिस ही आएगी। और इसमें आपको जैसे जैसे आपके सवाल अच्छे होते रहेंगे ना, आपको मोटिवेशन अच्छा आएगा। तो जब आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, जब आप एग्जाम लगा रहे होगे, तो योर प्राइमरी फोकस शुड बी एक्यूरेसी। ठीक है, कि मुझे सही करने हैं सवाल। अभी शुरू में आप ऐसे मत भागो कि मैं 20 सवाल करूंगा तो मैं 19 ट्राई कर लेता हूँ एंड देखता हूँ मेरा तुक्का कैसा लगता है। वो स्टेज शुरू में नहीं आती, वो बाद में आती है। तो शुरू में आपकी जो आएगी कि अगर आप 20 सवाल देख रहे हो और आपको उसमें से 4 ही आते हैं, तो वो सिर्फ 4 ही टिक करो, और उन 4 में से वो 4 सही होने चाहिए आपके। इससे ना आपको एक कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ जो मैंने सोचा था एटलीस्ट वो मैंने सही करे। कभी भी इस चीज को लेके मत हैरान होना कि यार मुझे 16 सवाल नहीं आते थे, बट ऑलवेज बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपको वो 4 आते थे और आपने वो 4 सही करे हैं। वो 16 में से मैं बता रहा हूँ, अगर मैं भी बैठ जाऊंगा उसमें से 16 में से 15 मुझे भी नहीं आते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। ठीक है, बट अगर हमको 4-5 सवाल सही आते हैं, वो करो एटलीस्ट। उसमें मतलब अगर वो आपको नींद से भी उठा के कोई उस टाइम वो 4 सवाल ले देना, तो आपको वो ठीक करने हैं। अपने ऊपर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जहां मैंने सोच लिया कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ। और अगर आप इस स्टेज पे पहुंच गए, उसके बाद आप थोड़ा ट्राई करिए कि अच्छा मैं ये देखता हूँ कि मेरा गैस वर्क भी कैसा है। कि एक बार आपको अपनी एक्यूरेसी पे भरोसा आ जाता है ना, तो फिर आपका गैस वर्क का इंट्यूशन भी बेटर रहता है। तुक्का भी कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं पता आपको, आप तुक्का लगा रहे हो, इतनी भी किसी की अच्छी किस्मत नहीं होती। जब आपको अपने पे भरोसा है कि हाँ मेरा इंट्यूशन अच्छा है, जो मैंने सोचा है वो सही है, तभी जाके वो तुक्का भी लगता है। ठीक है, एंड बाद में आपको रियलाइज होगा कि इसका आंसर आपको कहाँ से पता चला है, क्यों, क्या लॉजिक लगाया आपने। तो इसलिए जो, अगर आप मेरी स्पीच से या टॉक से कोई एक चीज उठाना चाहते हैं कि एक लाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रैक्टिस बहुत सारा करिए एंड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लगाइए। कोई भी टॉपिक अगर आप मान लीजिए 3 महीने से ज्यादा आपने रिवाइज नहीं किया ना, तो वो जब आप उसको दोबारा उठाएंगे ना, वो आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, ऐसा मान के चलिए। तो आप ये कर सकते हैं, सिलेबस वाइज अपना एक ना कॉपी में बना सकते हैं कि आपने ये टॉपिक लास्ट किस दिन पढ़ा था, एंड इंश्योर दैट विद इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आप उसको एक बार रिवाइज करें, चाहे उसमें आपकी मास्टरी क्यों ना हो, कि आपको बहुत अच्छे से आता है वो वाला टॉपिक, बट ऑलवेज ऑलवेज रिवाइज दैट टॉपिक, बिकॉज 3 महीने बाद आपका ब्रेन उससे वॉश आउट हो जाएगा। वो बिकॉज इसलिए होगा क्योंकि आप 50 और चीजें पढ़ लेंगे अगले 3 महीने में। अगर आपने सिर्फ वो एक ही चीज पढ़ी होती तो वो 3 महीने बाद भी रहती कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बट जो बाकी चीजें इतनी दिमाग में आ गई होंगी ना कि पुराना वाला माल हटता रहता है। तो बहुत जरूरी है कि आप उसके ऊपर
लेयर टू लेयर लगाते रहे, एंड देन वो सॉलिडिफाई होगा, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा वो चीज जाके। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उनका ध्यान अच्छे से रखना है। देखो जैसे क्या होता है, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, तो कौन सी पार्टी कहाँ से खड़ी हो रही है, कौन सा उम्मीदवार कहाँ से खड़ा हो रहा है, दैट डज नॉट मैटर टू अस, ठीक है। यूपीएससी में कभी कोई नहीं पूछेगा। बट जो इलेक्शन का प्रोसीजर हो रहा है, तो बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, कई बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल्स, एलिगेशंस, इन सब पे बात होती है। अभी रिसेंटली जैसे तमिलनाडु के गवर्नर ने एक बिल वापस भेज दिया तमिलनाडु की राज्यसभा को। तो इन सब चीजों को ना उठाओ, जैसे जैसे ये न्यूज बनती है ना कि गवर्नर का रोल क्या होता है, गवर्नर की क्या पावर होती है, क्या गवर्नर ऐसे बिल वापस भेज सकते हैं, अगर भेज सकते हैं तो फिर उसके बाद राज्यसभा के पास, सॉरी विधानसभा के पास क्या पावर बच जाती है, ठीक है। तो और आप देखोगे ना प्रीलिम्स का सवाल कहीं ना कहीं अगले हो सकता है कि वो गवर्नर से रिलेटेड ही कोई सवाल है, आपको लगेगा कि इन्होंने तो एकदम फैक्चुअल सवाल पूछा है। बट अगर मान लो न्यूज में गवर्नर गवर्नर चल रहा है, तो आप जाके अपने जो नोट्स है आपके पॉल साइंस के, पॉलिटी के, उसमें से गवर्नर वाला टॉपिक रिवाइज कर लो एक बार 5 मिनट में, तो वो आपकी एक लेयर बन गई। अगली बार भी 2 महीने बाद मान लो गवर्नर की कोई बात आ गई, दोबारा जाके उस चीज को रिवाइज कर लो। ऐसे ही आपकी ना लेयर टू लेयर बनती रहेगी। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी रिवीजन वैसे ही चलती रहेगी। न्यूज़पेपर में अभी अभी जैसे सर्दियों का टाइम है, फिर भी यहाँ दिल्ली में बारिश वगैरह होती है, तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है, ठीक है। अपना यूरोप की साइड से ऐसी हवाएं आती है, ऐसी डिस्टर्बेंसेस आती है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। तो अगर आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब नहीं पता है और आपने न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा, तो जस्ट गूगल इट, ठीक है। थोड़ा गूगल से देख के कहीं पे उसका नोट बना लो, और आप अगली बार कभी भी उस चीज को देखेंगे तो आप जाके उसको रिवाइज करिए। ऐसे ही आपकी लेयर लेयर बिल्ड होती जाएगी, एंड देन वो चीजें कंसोलिडेट हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगी एक रीडिंग में वो चीज एकदम बैठ गई दिमाग में। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टीपल लेयरिंग होनी चाहिए। एंड वेरी वेरी गुड स्ट्रेटजी इज टू रिलेट योर थियोरेटिकल पार्ट विद योर करंट अफेयर्स पार्ट। करंट में आप जो भी सुने, जो भी न्यूज़पेपर में देखा, उसके साथ जो भी थियोरेटिकल पार्ट के आपके नोट्स है या कोई भी बुक है, जस्ट गो एंड रिवाइज इट वंस। तो आप देखने की चीज आपको काफी हेल्प करेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि दिन में आपको टाइम डिवाइड करना जरूरी है। आपको ये भी करना होगा कि प्रॉपर टाइम पे खाना खाना होगा। यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी की बहुत सख्त जरूरत होगी। एंड आपका लोअर नेक और लोअर बैक ये सबसे पहले शिकार बनेंगे आपकी तैयारी के, ठीक है। बाकी चीजें धीरे धीरे टूटेंगी, बट योर लोअर नेक, लोअर बैक विल बी द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ योर प्रिपरेशन। बिकॉज हम लोग पढ़ते पढ़ते सर झुका के ही पढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी एकदम हमारी ठीक से नहीं रहती है, वो चीज हमेशा ही रहेगी। मेरी जैसी एक आदत थी, बहुत बुरी आदत थी 12th तक, कि मैं सिर्फ बेड पे लेट के ही पढ़ता था। मैं बता रहा हूँ, बचपन में मैं सिर्फ स्कूल में ही सीधा बैठ के पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं घर पे जब होता था तो मैं लेट के ही पढ़ता था। तब बॉडी यंग होती है, इतना फर्क नहीं पता लगता है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरी नेक की मसल्स इतनी स्टिफ हो गई थी कि एक पॉइंट पे मेरी नेक हल्की सी भी मूव नहीं होती थी। उसकी वजह से मुझे बहुत सारी करेक्शंस करनी पड़ी, मेडिकेशंस लेनी पड़ी, इंजेक्शंस लेने पड़े, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ी। तो उसके बाद से एकदम वो अकल आ गई कि नहीं, ये चीज तो गलत है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बट देन डेफिनेटली ये बेटर है कि आप पहले से ही उस चीज को अवॉइड करिए। आगे जाके तो बीमारियां होनी होनी है, तो एटलीस्ट यंग एज में उस चीज को अवॉइड करा जाए। सो पोस्चर का अपना बहुत ध्यान रखना है, पानी का अच्छे से ध्यान रखना है, और डाइट पे ध्यान देना है। बिकॉज हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर पढ़ाई भी उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है, ठीक है ना। वो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। ये मिस्टेक सब लोग करेंगे, ये हेल्थ वाली चीज को इग्नोर करने के लिए। तो वेरी हेल्पफुल रहता है कि अगर आप सुबह उठ के 10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा सा वॉक कर रहा हो, पढ़ाई करते करते थोड़ा सा उठ के वॉक कर लो, थोड़ी देर नेक को मूव करते रहो, स्ट्रेचिंग कर लो लोअर बैक की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ना आपको ओवरऑल इम्पैक्ट आपको शायद ना दिखे, बट अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो इनका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सब चीजों का दिखना बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है छोटी सी तो बात है, इसमें क्या है, अभी तो आई एम यंग, आई विल जस्ट गो थ्रू इट। बट जब नहीं करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट एकदम ऐसे दिखता है, बहुत जोर से दिखता है वो, ठीक है। उसके रिपरकशन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सब चीजों को करिए। आप अभी प्रीलिम्स आने भी वाला, आप लोग बहुत लोग देंगे भी शायद प्रीलिम्स इस बार, तो उस दिन को ना बहुत बार अपनी लाइफ में गो थ्रू करिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आज संडे है, ठीक है, संडे को ही आपका एग्जाम होगा कुछ 3-4 महीने बाद, तो फील इट कि आज अगर 9 से 11 मेरा पहला पेपर होता है, तो अपना एक मेंटल स्टेट बनाइए कि 9 to 11 आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा पेपर है। उस टाइम आपको पेपर के दौरान क्या क्या जरूरत हो सकती है, ठीक है ना, कि आप एक एग्जाम लेके बैठिए,
और क्वेश्चंस लेके बैठिए। आपको उस दिन एग्जाम के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक बोर्ड अगर चाहिए होगा आपको, क्योंकि कई बार आपके ऐसे स्कूल में एग्जाम होते हैं कि वहाँ पे ढंग से बोर्ड नहीं होता है, सो यू हैव टू कीप अ बोर्ड। आपके पास एक पानी की बोतल होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास 2-3 पेन होने चाहिए, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जस्ट थिंक ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप सब कुछ लेके बैठ जाओ अपना तामझाम, बट जस्ट थिंक ऑफ इट कि जो फाइनल डे होगा उसके लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी होगी। एक पानी की बोतल होनी बहुत जरूरी है, एक घड़ी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन इतना टेंशन होगा ना कि 4 चीजें आप भूल जाओगे, और वहां एग्जाम में जाके वो चीज बहुत खराब लगती है कि यार मैं ये तो लाना ही भूल गया, एंड देन उसकी वजह से आपका मोरल डाउन होने लगेगा। जब एग्जाम होता है ना, उस टाइम बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी होगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में 10 बार लोग आएंगे कि अच्छा अपना रोल नंबर मार्क कर दो, ठीक है, साइन कर दो, फिर किसी के पेपर में कुछ गलती हो जाएगी, कोई किसी और की सीट पे गलती से बैठ जाएगा, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है, कोई कोई किसी के ऊपर कुछ एलिगेशन लग गया, कुछ ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहोगे एग्जाम के टाइम, वैसे भी टेंशन होता है। तो जैसे मैं एक जो चीज ट्राई करता था कि जब आप एग्जाम प्रैक्टिस करो ना, तो अपना टाइम लिमिट ऐसे करो कि टाइम कम दो एग्जाम को। आई मीन 2 घंटे का आपको एग्जाम का टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन करने के लिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व दैट एग्जाम इन 1 आवर 45 मिनट्स, ठीक है, 1 आवर 50 मिनट्स। इससे क्या होगा, अगर आप अपने अपने आप को ये 10-15 मिनट का क्वेश्चन दोगे ना, तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको हेल्प रहेगा टाइम में। मैंने अपने दोनों ही प्रीलिम्स के एग्जाम के टाइम पेपर थोड़ा जल्दी खत्म कर लिया था, जहां मुझे पता था कि अब मैं इससे आगे नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ तक ही मुझे करना है, बिकॉज मेरी ऐसी प्रैक्टिस में करता था कि मैं 1.5 घंटे में, 1 घंटा 40 मिनट में अपना, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तब मैं वो पेपर खत्म करूँ। वरना अगर आप अभी से ही शुरू से ही 2 घंटे का टारगेट ही बना के रखेंगे, तो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो वो सवा दो घंटे का टाइम लगेगा आपको, और वो उतना टाइम होता नहीं है आपके पास, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंसेस होंगी बीच में, ठीक है। इवन जब आप लोग मेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो 3 घंटे का एग्जाम होता है राइटिंग वाला, और आप मानोगे नहीं, मतलब जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तो ऐसा हमारा शेड्यूल था कि मंडे को मेरा एसए का पेपर था, एक पेपर होता है 2.5 घंटे का, ठीक है फाइन, एक दिन की छुट्टी थी, फिर 3 दिन लगातार पेपर थे, जीएस 1-2, जीएस 3-4, और देन आपका हिंदी इंग्लिश वाला पेपर था, जिसमें सुबह शाम 2 पेपर होते हैं 3-3 घंटे के। सो मॉर्निंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 to 12 एक पेपर होता है, देन 2 to 5 एक पेपर होता है। तो आपको दिन में 6 घंटा लिखना है, ठीक है, 6 घंटा आपको लिखना है दिन में, और भयंकर लिखना है, क्योंकि 20 सवाल होते हैं जीएस के हर पेपर में, और नॉन स्टॉप आप लिखते रहोगे। जितने आपके सवाल आप छोड़ोगे ना, उतना आप कट ऑफ से दूर होते जाओगे, ठीक है, ये मान लेना। लिटरली ऐसा होता है कि जिस दिन एग्जाम का लास्ट दिन होता है यूपीएससी के मेंस का, उस दिन मैं 90% लोगों के लिए कह सकता हूँ कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपको बस लगता है यार पेपर खत्म हो गया। वो सबसे बड़ी खुशी होती है उस दिन की, जो वो लास्ट पेपर होता है 5 बजे जब आप निकलते हो हॉल से ना, बस ये लगता है पेपर खत्म, एंड आई एम स्टिल अलाइव, दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी, ठीक है। लिटरली आपकी उंगली ऐसे हो जाएगी कि स्वेलिंग हो जाती है, कुछ मुड़ जाती है। मुझे इतना याद है फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम मेरे हाथ में इतना दर्द था कि मैं पेन किलर भी लेके गया था, और एक आध एग्जाम के पहले मैंने पेन किलर भी ली थी, क्योंकि पहले दिन आप 3-3 घंटे के 2 एग्जाम लिख लोगे, दूसरे दिन भी लिख लोगे, तीसरे दिन ना आपको ये फील नहीं होगा कि आपका राइट हैंड है या नहीं है, दैट इज एज गुड एज इट इज नॉट देयर, एकदम वो नम हो जाता है। तो अब उन सब चीजों के लिए आपको अपनी इन मसल्स पे भी काम करना पड़ेगा, आपको राइटिंग की वो 3-3 घंटे की आदत होनी चाहिए, और अगर आप यहाँ पे एग्जाम 2 घंटा 50 मिनट में खत्म करोगे, तो आपको वहां जाके 3 घंटे में करने का आप कर पाओगे। मेरा आज तक एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटा, कोई भी मेरा नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो मुझे नहीं भी आता हो मैंने कभी छोड़ा नहीं है, कुछ ना कुछ मैंने लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे किसी और से बहुत ज्यादा आता होगा, बहुत ज्यादा लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा आता है, बट एटलीस्ट अगर आप वो 20 सवाल भी सारे कर लो ना, और हर में 4-5 नंबर भी आपको मिल जाए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाइज, यू नीड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम क्या करते हैं ना, एग्जाम आया, पहला सवाल देखा, हमको लगता है यार ये सवाल का तो मैं ऐसा आंसर लिखूंगा कि सामने वाला रो जाए कि क्या क्या आंसर लिखा है, इसको तो 10 में से 12 नंबर दे देंगे। ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। जो एग्जामिनर है इज नॉट गोइंग टू फ्रेम योर क्वेश्चन, फ्रेम योर आंसर एंड कीप इट हैंगिंग इन हिज रूम, या वो ऐसे कभी कोई नहीं बोलेगा कि यार देखो इस बंदे ने कितना अच्छा आंसर लिखा था, वो पूरी दुनिया को दिखाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो नेवर सी कि मैं पहले 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे कर देता हूँ, ये स्कूल में चलता होगा, हमारे टाइम पे सबने करा है कि पहले एग्जाम बहुत अच्छा करा, बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ भी लिखते गए, आखिर में फिर से बहुत अच्छा हो गया, और अच्छा खासा हो भी जाता था कई बार। बट यूपीएससी में वैसा नहीं चलेगा, बिकॉज 20 सवाल है, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा वो 1 to 20 क्वेश्चन चेक कर रहा है। देयर माइट बी 2 people और 3 people चेकिंग योर सिंगल पेपर, कि पहले 5 सवाल आप चेक करोगे, जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कोई और चेक करेगा,
ठीक है, नोबडी नोज कि पूरा सवाल एक ही बंदा चेक करेगा। तो हर क्वेश्चन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू लूज और टू गेन, ठीक है, एनीथिंग दैट डिपेंड्स कि आप एक ही सवाल के ऊपर, क्या होता है ना, जैसे मान लो मुझे कोई सवाल आता है, मैं इतना टाइम लगा देता हूँ उस पर कि मैं एक ही सवाल पे 10 मिनट मैंने लगा दिए। जो उससे दिक्कत ये होगी ना, जो बाकी सवाल आपको आते होंगे ना, उसके लिए आपने अपना टाइम कम कर लिया है, तो आपके पास 3 घंटे ही, आपको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा कि भाई मैं कितना टाइम लगाता हूँ। अगर आपने एक सवाल में बहुत अच्छा लिख भी लिया, मैं मान लेता हूँ, तो आपको 5 की जगह 6 नंबर मिल जाएंगे, 10 में से 12 में से 7 की जगह 8 नंबर मिल जाएंगे। बट उसकी वजह से जो 2 सवाल आपके छूट जाएंगे ना, वहां आपने 3-3 4-4 सवाल, 3-3 4-4 नंबर आपने गंवा दिए। तो ऑलवेज बैलेंस योर एक्शंस, ठीक है, ऑलवेज इसको तोलो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं वैसा कर रहा हूँ तो क्या होगा। तो जहां आपने, मैं वही कह रहा हूँ कि जहां आपने थोड़ा सा ये सोच लिया ना, इसमें मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर जाता हूँ, वहां आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायद कर जाओगे, बट बाकी चीजों पे आप लूज आउट करोगे तो ओवरऑल जो वो होगा ना, वहां पे आपका सम नेगेटिव होगा, वहां पे आपको लगेगा कि मैंने लूज ही करा है, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, अवॉइड दोस काइंड ऑफ टेम्पटेशंस की एकदम ही बहुत अच्छा कर देना है। इंटरव्यू में भी जब आप जाओगे तो आपके सामने 5 लोग बैठे होंगे, ठीक है, वो पांचों के पांचों ऐसे होंगे जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस वगैरह होंगे। तो यू कैन नॉट ब्लफ अराउंड देम, आप उनको कुछ ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो कुछ भी बोलते हैं कि हाँ ये होता है वो होता है, बिकॉज दे विल बी एबल टू जज यू एट द फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल ही पकड़ लेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मेरा भी जब पहला इंटरव्यू था तो मैंने वो शायद 22 की एज में दिया था, 22-23 की एज में, और काफी पहला इंटरव्यू था तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि क्या चीज पूछ लेंगे। एंड मैं रूम में तो ऐसे घुसा कि एकदम कॉन्फिडेंटली, एंड जो मेरे इंटरव्यू की शुरुआत भी हुआ था वो बहुत अच्छा रहा था, मतलब उन्होंने काफी प्रेज किया था कि अच्छा काफी जल्दी आप आ गए इंटरव्यू में, आपकी कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छी रही है एंड ऑल। तो मुझे तो एकदम वहीं पे बैठ के लग गया था कि बस टॉप 10 रैंक एंड आई एम क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बट उसके बाद जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें मैं मोस्टली सॉरी सर नो सर ही बोलता रह गया, जो पहले के 5-6 सवाल जो आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से उन्होंने सवाल पूछ लिए थे, वो भी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यू नेवर नो, मैं केमिस्ट्री पढ़ के गया तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, बट जो चीजें उन्होंने पूछ ली काफी टेक्निकल हो गई, उनको लगा मैं तो अभी ग्रेजुएशन से आया हूं तो ये सब तो मेरे टिप्स पे हो सकता है, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हो तो आपका कहीं ना कहीं आपका वो जो कोर एरिया होता है उससे आपको थोड़ा दूर चले ही जाते हो, तो उन सब चीजों का कभी भी कुछ भी हो सकता है इंटरव्यू में। सो उसमें भी आपको बहुत अपने आप को मेंटेन करके काम वे में देना होगा। मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि मैंने अभी जब मेरे इस रेवेन्यू सर्विस में हो गया था उसके बाद भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, बिकॉज आई वाज ट्राइंग कि अगर फॉरेन सर्विस में हो सके मेरा, मुझे उसका बहुत ज्यादा क्रेज था। तो उस साल भी मैंने फिर से एक और इंटरव्यू दिया था। तो मैं बताऊं आपको, मेरे पहले इंटरव्यू में सिर्फ 140 नंबर थे, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। 140 इज अ वेरी पुअर स्कोर। तो मेरा बाकी सब अच्छा गया था, बट एक वो इंटरव्यू, वो जो 25 मिनट का इंटरव्यू होता है ना, 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, वहां पे आपकी पूरी 1-2 साल की मेहनत दाव पे लगी होती है। आपने प्रीलिम्स अच्छा कर लिया, मेंस अच्छा कर लिया, बट इंटरव्यू में जाके सवाल ऐसा आ गया या आपने ऐसे कुछ घपला कर दिया कि आप नहीं क्लियर कर पाए, ओनली 140 मार्क्स, ठीक है। तो वहां फिर आप, जैसे मैं बता दूं आपको कि इंटरव्यू जब दिया और रिजल्ट आया 31 मई को 2017 में, 2017 31 मई को रिजल्ट आया, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट था। एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, क्योंकि मुझे रिव्यूज अच्छे मिले थे। आप खुद नहीं सोच सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट जो आपके सराउंडिंग में जो आपके बैचमेट्स है, जो फ्रेंड्स है, या जहां आप इंटरव्यू देने जाओगे, जो आपके टीचर्स वगैरह है, वो आपको बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे है। बिकॉज आपको तो हमेशा लगेगा मैं अच्छा कर ही रहा हूँ, आप जो आंसर्स लिखोगे आपको लगेगा कि इससे बढ़िया कोई आंसर लिख नहीं सकता, बट जैसे ही वो आप किसी को दोगे तो वो फाड़ के फेंक देगा कि क्या लिखा है, सवाल कुछ और पूछा गया है, आपने लिखा कुछ और है, ठीक है। तो आपको, मुझे भी वैसा था कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ रैंक तो आ ही जाएगा, कि चलो इस बार एक रैंक आ जाएगी, अगले साल फिर दोबारा और दे देंगे और अच्छा रहेगा और ज्यादा। बट उस साल मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पूरी लिस्ट में मेरा नाम कहीं था ही नहीं। तो वो बहुत बड़ा शौक था। 30 मई को रिजल्ट आया एंड 18 जून को दोबारा प्रीलिम्स था, 2017 वाला। तो आप सोच सकते हो, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम उस चीज के ऊपर कुछ ज्यादा अपना दुख जाहिर करें कि 30 मई हो गई आज तो मुझे कोई रैंक ही नहीं आया मेरा, क्योंकि अब मुझे ये डर था कि अब मैं आने वाले प्रीलिम्स में ना फेल हो जाऊं। अभी तो मैं एकदम ऊंचाइयों पे था, एकदम ऐसे एक्सपेक्टेशंस की लोड एकदम हाई थी कि मैं अभी ऑफिसर बन जाऊंगा 30 तारीख को, तो ठीक है। वहां से आप एकदम से गिरे हो, बहुत बुरी तरह गिरे हो कि सिलेक्शन तो नहीं हुआ, ठीक है। गिर गए, गिरने के बाद भी आपको यह है कि अभी आगे और गिर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स 2 हफ्ते के बाद है और तैयारी आपकी उतनी है नहीं। ये गनीमत थी कि मैं सिर्फ इसको सोच के बैठे नहीं रहा कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। मैं वो सोचता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा,
तो मैं फिर भी सवाल वगैरह प्रैक्टिस करते रहता था, रिवीजन करते रहता था अपना। तो एटलीस्ट अगले 15 दिन, अगले 18 दिनों में, जब 18 जून को जब प्रीलिम्स आया, तो मैं उस दिन अटेम्प्ट कर पाया, और उस दिन मेरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। उस दिन मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रही थी कि मैं डर डर के तो पेपर दे रहा था, कि एक तरफ वो एक्साइटमेंट थी इंटरव्यू वाली, और एक तरफ वो प्रीलिम्स में फेल होने वाली डर था। तो मैंने उस टाइम बहुत ज्यादा सवाल अटेम्प्ट किए थे, बट उस टाइम मेरे जो आंसर्स थे उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही थी। तो 2017 के प्रीलिम्स में मेरे 140 मार्क्स कुछ बन गए थे, जो कि बहुत मुश्किल से बनते। वो उसी दिन मेरे 140 नंबर बने थे, ना ही उससे पहले कभी बने हैं, ना ही उसके बाद कभी बने हैं। Getting 140 marks out of 200 in prelims is a big achievement which happens very very rarely. तो उस दिन मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने कोशिश करी, दिन भी अच्छा था, सब कुछ everything fell into the right place. जब मैं एग्जाम हॉल से निकला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है। जब मैंने आंसर्स लगाए तो मैंने देखा मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी रही थी। तो हमेशा मैं एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा फोकस करता था, कि और वो चीज हेल्प करी कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर स्टेज में ना, जो अपनी तरफ से सब चीज अच्छे से करिए, कि बेसिक चीजों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों की मैं बार बार जो चीज रिपीट कर रहा हूँ, कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों के पीछे मत भागिए, कि इंग्लिश ऐसी लिखनी है कि सामने वाला एकदम फ्लैट हो जाएगी, यार बहुत ही बड़ी इंग्लिश लिखी है। जितना सिंपल लिखोगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज आप ये समझना, जो एग्जाम चेक कर रहा हो उसको हजारों पेपर्स चेक करने हैं, तो उसके पास टाइम नहीं है कि आपने कुछ इंग्लिश का मुश्किल सा वर्ड लिखा है, वो उसको गूगल करेगा और देखेगा कि यार इसका मतलब क्या होता है, एंड देन उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा आपको। वैसे कभी नहीं होगा। जितना सिंपल लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, डायग्राम्स बनाओगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे, डेटा लिखोगे, उतना अच्छा होगा। क्योंकि ये याद रखना कि बेसिक चीजें सबको पता है, बट आप स्टैंड आउट कहाँ करोगे? जब आप कोई फ्लो चार्ट से उसको चीज को समझाओगे, जब आप कोई डेटा दोगे, किसी रिपोर्ट का आप जिक्र करोगे कि IMF की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, उसका रिजल्ट क्या आया है। हम लिख देते हैं कि हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हमने शुरू करा, तो उसकी वजह से काफी डेवलपमेंट हुआ है। बट उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स तो दो, कि पहले क्या हुआ करता था सेक्स रेशियो, अभी कैसा है, उसकी वजह से क्या इंप्रूवमेंट आई है। सिर्फ हवा हवा में बातें नहीं करनी है एग्जाम में। जब आप आंसर्स लिखो तो उसको तथ्यों से उसको वो करिए, प्रमाणित करिए कि हाँ, इस चीज में पहले ये हुआ करता था, और जब से ये प्रोग्राम आया है तब से ये हुआ है। काफी लोग इसमें कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरी एग्जाम की लैंग्वेज क्या थी, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट किया था पेपर, और सारे ही अटेम्प्ट मैंने इंग्लिश में ही दिए हैं, ठीक है। और बाकी कई लोग मेरे हिंदी मीडियम वाले भी दोस्त थे, जिन्होंने अभी एग्जाम चल भी रहा है, काफी लोगों ने दिया भी है, पर मेरा सब कुछ इंग्लिश मीडियम से ही हुआ है। मेरी एजुकेशन भी इंग्लिश मीडियम में ही हुई थी, एंड दिल्ली में मैं रहा हूँ शुरू से ही, तो यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम में अभी उतना नहीं किया था, जबकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट हमेशा रहा है, और वो चीज इंग्लिश मीडियम से ही हुई है मेरे एग्जाम। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, CSAT को इग्नोर मत करिए। मैथ्स कई लोगों का वीक पॉइंट होता है, ठीक है, तो CSAT को ऐसी तरह से लीजिए जो आपको माइंड को फ्रेश करने वाली एक एक्टिविटी है। आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ते पढ़ते ना बोर हो जाओगे एक पॉइंट के बाद। बट जब भी आप बोर हो गए ना हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, जैसे डिवाइड करा करो अपने दिन को ऐसे कि एक दिन का एक पार्ट आप पढ़ोगे जिसमें आपको रट्टा मारने वाली चीज पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री होगी जिसमें आपको याद करना है चीजें, ठीक है। और एक पार्ट ऐसा रखो जिसमें आपको थोड़ा लॉजिकल चीज पढ़नी होगी, जैसे ज्योग्राफी के साइंटिफिक वो हो गए, या फिर इकोनॉमिक्स की साइंटिफिक चीजें होगी। तो आपका ना माइंड बैलेंस में रहेगा। अगर आप एक ही दिन में ज्यादा ही लॉजिकल वाला पढ़ लोगे तो एंड ऑफ द डे आपका ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। और अगर आप एक ही दिन में ज्यादा ही थ्योरेटिकल पढ़ लोगे तो भी एंड ऑफ द डे आप बहुत बोर हो जाओगे, यार कितना रट्टा मार लिया आज के दिन तो, ठीक है। तो वो बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है कि ट्राई टू डिवाइड योर सब्जेक्ट्स। मैं कभी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं लगा रहता था, बट मैं उसको डिवाइड करता था बिट्स एंड पीसेस में, कि और ना मतलब मैं वीकली टारगेट्स बनाया करता था कि मुझे अब आज मंडे है, मुझे इस संडे तक ये चीज खत्म करनी है। कभी भी नहीं हो पाती थी, आज तक नहीं हुई थी, बट उसका 60-70% भी आप अगर कर लोगे तो वही आपके लिए सक्सेस है। 50 से ऊपर अगर आपने कर लिया उसको, जितना आपने सब सोचा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एम ही अपने इतना कम बना लो कि यार ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं और उसका भी 50% पढ़ो कि ये तो ठीक है, मेरी तो सक्सेस हो गई। एम बड़ा बनाओ, एटलीस्ट 50% अचीव करो, वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। सो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन दैट थिंग कि आपको बैलेंस करना है। तो CSAT के लिए जो मैं कह रहा था कि आपको CSAT को मैं ऐसे देखता था कि जिसमें मैथ्स करनी है, लॉजिकल रीजनिंग करनी है, कुछ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी है, तो इससे जो आपका बेसिक जो पढ़ाई है ना GS वाली, उससे थोड़ा हटके है। तो जहां बोर हो गए ना कि यार अब बस और नहीं पढ़ा जा रहा, वहां
आधा पौना घंटा सी साइड कर लो, मैथ्स कर लो, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सी साइड आजकल आता भी बहुत मुश्किल है। 2017 से सी साइड का पेपर बहुत मुश्किल आना शुरू हो गया। उससे पहले आप देखोगे तो सिंपल आता था, और 67 मार्क्स लाना कोई आसान बात नहीं है आज के टाइम में सी साइड के पेपर में। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जीएस का पेपर क्रैक कर लिया, बट सी साइड का नहीं हुआ, इसकी वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर होता तो वो मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके रैंक भी लाते। जस्ट बिकॉज सी साइड में उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी और उस टाइम वो पैनिक कर गए, तो 67 मार्क्स नहीं ला पाए एंड देन उनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया, ठीक है। बहुत बड़ा वो होता है ये चीज कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज से। सो डू नॉट टेक सी सेट लाइटली, वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए। एंड जो चीज एक मैं ये कह रहा था कि एग्जाम जब आपके क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, तो देन इसमें यही है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। सेंट्रल ऑफिसर आप बनोगे, आप ऑल इंडिया सर्विस में जा सकते हो, आप सेंट्रल सर्विसेज में जा सकते हो, एंड यू विल बी होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द कंट्री। काफी रिस्पॉन्सिबल चीज होती है, एंड दैट टू एट अ वेरी यंग एज। तो आप कई बार आपको लग सकता है कि क्या एम आई दैट मच मैच्योर्ड कि मैं इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले सकता हूँ, बट देन आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। योर ट्रेनिंग वुड बी द बेस्ट पार्ट। काफी ज्यादा एनरिचिंग ट्रेनिंग होती है यूपीएससी के बाद, क्लियर करने के बाद। एंड फाउंडेशन कोर्स वगैरह आप लोगों ने सबने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। डू नॉट सी टू मेनी वीडियोस राइट नाउ, वो जब टाइम आएगा तो आप खुद उस वीडियो का पार्ट होगे, बट अभी बहुत ज्यादा उसको देख देख के ना वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल टॉक्स और ये सब नहीं देखनी है, बिकॉज हम लोग वो देखते देखते रह जाते हैं कि यही करना है, हमको भी ऐसे ही बनना है, उसकी वजह से टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। देखो उसको मोटिवेशन के लिए जरूरी है, बट ये उसमें घुसना नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। जब अपना टाइम आएगा तो उसको तभी उसको जियो ना। अगर आप पहले ही देख लोगे कि अच्छा लवासना में यहाँ पे ये हॉस्टल है, यहाँ पे ये है, कैंटीन यहाँ पे है, तो जब असली में जाओगे तो आपको सब पता है, तो उसका फन क्या रहेगा। इतनी भी चीज डिटेल में मत देखो कि आप जब जिस दिन आपको वो दिन आए ना आपको लगे यार ये तो मुझे पता ही था, अब मैं तो यहाँ दूसरों को बता सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ पे है। सो डू नॉट डू दैट थिंग। ट्रेनिंग होगी, जैसे मैं भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड सेंट्रल एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हूँ, तो मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ अभी। आई एम एन ऑफिसर फ्रॉम दी सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। काफी डायनेमिक रोल है भी जीएसटी ऑफिसर्स का, बिकॉज जीएसटी भी नया आया है, 2017 में ही लॉन्च हुआ था, तब से लॉ बन रहा है, काफी चेंजेस हो रहे हैं, एंड काफी सारे सिंडिकेट्स है जीएसटी में। अभी जनवरी के महीने में जीएसटी की सबसे ज्यादा कलेक्शंस आई है ऑल ओवर इंडिया जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है। एंड आप लोग हर दिन ही न्यूज में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे जीएसटी फ्रॉड से रिलेटेड चीजें, कि कोई ना कोई कंपनीज बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स कर रही है, टैक्स एवेजन कर रही है। तो हमारा काम है कि हम लोग कंप्लायंस को इंश्योर करें, और जितने भी टैक्स एवेडर्स वगैरह है उनको हम लोग उनके ऊपर दबदबा बनाए रखें, उनको होल्ड करें, उनको अरेस्ट करें। तो काफी चैलेंजिंग जॉब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेस्क जॉब है या कुछ आपको उसमें नहीं देखना, बहुत रिस्की जॉब भी है, बिकॉज आपके एक एक ऑर्डर के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए दाव पे होते हैं। many big international companies are filing refunds again in your office, applications होती है, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतने बड़े बड़े काम करने होंगे। जो हमारी एक नोशन होता है सरकारी जॉब का कि यार ठीक है सैटरडे संडे छुट्टी, 10 से 5 नौकरी, एंड देन घर गाड़ी बंगला बंगला सब कुछ यही सब होता है यूपीएससी के बाद। तो वो मैं बता दूं कि उसमें से शायद 20-30% होता होगा कि you can get a good accommodation, you can get a good vehicle, and ऑफिस अच्छा होता है, ठीक है, वो भी कोई गारंटीड बात नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अल्टीमेटली अगर आपका मोटिवेशन का सोर्स ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसर की लाइफ, सो बाद में आप आगे जाके डिसअपॉइंट हो जाओगे, ठीक है। मोटिवेशन अपना सही रखो कि मोटिवेशन आपका है कि काम करना है और कंट्रीब्यूट करना है, चीजें सीखनी है, दूसरों को सिखानी है, देन यू विल एंजॉय द प्रोसेस। क्योंकि बहुत चैलेंजेस है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको अगर अपने ट्रेनिंग के बारे में कुछ अगर दिखाऊं, अगर देखो मेरा जो रोल है ना, मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, आई एम ट्राइंग कि मैं उसको अगर आपके साथ दिखा सकूं। कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम लोग बहुत सारी चीजें के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कस्टम्स तो सब लोग जानते हैं कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी सारी चीजों को मॉनिटर करना। देन उसके बाद हम लोग के पास जो इंटेलिजेंस, मैं जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी ना जैसे डीआरआई और डीजीजीआई के बारे में आपने सुना होगा, ये इन्वेस्टिगेशन विंग्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एंड दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। अब
इन सब में क्या होता है कि जितने भी लोग ये टैक्स इवेजन वगैरह कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स है, क्रिमिनल्स हम इनको कहते हैं जो टैक्स इवेड वगैरह कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स है ये लोग कोई मर्डरर्स नहीं है, बट ये लोग जो भी कर रहे हैं तो उन सब चीजों को अगेंस्ट हमको एक्शन लेना पड़ेगा। हमको कई बार रेड्स करनी पड़ती है, कई बार अरेस्ट करने पड़ते हैं, चीजों लोगों को लाइन पे लाना होता है, तो रिस्की जॉब है। ये आप देख लेंगे यहाँ पे नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स में जितने भी ड्रग रिलेटेड चीजें होती है, रिसेंटली लास्ट 2 साल में बहुत ज्यादा मीडिया ने भी कवरेज दी है इस चीज को, नारकोटिक्स को, कि जो नारकोटिक्स का ट्रेड होता है तो कैसे इसको रोकना है, वो भी हम लोग का ही काम होता है। सम ऑफ माय बैचमेट्स आर पोस्टेड इन दिस फील्ड, अगेन अ वेरी रिस्की फील्ड, बिकॉज आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना डेंजरस काम है इसमें। देन एंटी स्मगलिंग, अगर आप लोग एयरपोर्ट वगैरह पे देखते होंगे तो कई बार आपने देखा कि किस तरह से स्मगलिंग होती है चीजों की, आर्म्स की होगी, फायर आर्म्स की हो गई, करेंसी की होगी, गोल्ड की होगी, कुछ भी चीजें होती है, ड्रग्स की होती है स्मगलिंग, तो इन सब चीजों के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो चीजें आप लोग कई बार मूवीज में देखते हैं, जिस जिस कंडीशंस में आप लोग देखते हैं, तो कई बार वैसी रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, और आपकी सर्विस में अगर 2-3 बार भी ऐसे केसेस मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो रही है, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये सब। देन यू हैव टू डिसाइड केसेस लाइक अ जज, आपको बहुत सारी चीजें समझ वो करनी पड़ती है, मतलब ना फैसला आपको लेना पड़ेगा, यू आर द डिसाइडिंग एजेंसी। तो बहुत जरूरी होता है कि आप एक रीजनेबल डिसीजन लो, क्योंकि आपके एक डिसीजन की वजह से कई लोगों की लाइफ बन सकती है, खराब हो सकती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि यू शुड नॉट रन आफ्टर सक्सेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं ऑफिसर बन गया, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं न्यूज में आऊंगा एंड देन माय जर्नी वुड बी सक्सेसफुल, बट उसकी वजह से आप किसी की लाइफ को और वो तबाह कर सकते हो। तो वैसी आपकी मोटिवेशन सही होनी चाहिए कि गलत डायरेक्शन में मत जाना कभी भी। इसके अलावा जैसे हम लोग DRI का, मैं जैसे भी बता रहा था आपको, तो ये कहीं पे हमने इंडिया से म्यांमार में गोल्ड आ रहा था, तो वहाँ पे जो DRI ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने इसको पकड़ा था। काफी इसमें सर्च वगैरह करनी पड़ती है, कई बार लाइफ को भी बड़ा थ्रेट होता है, ठीक है। एंड जैसे ये मेरी बैच की फोटोग्राफ है, कई लोगों को पता नहीं होता है कि कस्टम्स भी जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्विस है, खाकी वर्दी होती है, तो वी नीड नॉट वेयर इट डेली बिकॉज हमारा पुलिस वाला काम नहीं है, बट जब भी हमको प्रिवेंटिव एंगल पे जाना होता है या कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वहाँ पे हम लोग जरूर ये वर्दी हमारी होती है। ये CRPF एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग हुई थी फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ, जिसमें हमको फायर आर्म्स चलाना सिखाया गया था, हमको काफी सारी गन्स वगैरह चलाना सिखाया गया था, AK-47 से लेके इंसास वगैरह जो इंडियन आर्मी चलाती है, एंड देन इसराइल की गन्स थी, बहुत सारी गन्स थी जिसके लिए हमको सिखाया गया था। हमारी फिजिकल ट्रेनिंग हुई थी बहुत ज्यादा अच्छी, और आर्म्ड कॉम्बैट वगैरह सिखाया गया था। तो जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि वर्दी के साथ और गन्स वगैरह एंड ऑल, तो ये सारी चीजें होती है जो आपको ट्रेनिंग के टाइम आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैसे आपको ये सारी चीजों को करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, नथिंग इज इजी इन दिस। जो अभी जब शुरू में जब दिया की म्यूजिक टीम जब गाना भी गा रही थी कि ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पे मिलते हैं, तो वो बहुत रेलेवेंट था कि कांटे बहुत है इसमें, और शुरू में तो बहुत ज्यादा है, आगे भी आते रहेंगे, बट इसमें फूल भी मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। जब आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगी कि हाँ मैंने इसके लिए पढ़ाई करी थी और इसके लिए मैं इसमें आया था और वो मैं कर भी पाया हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको हेल्प करती है। सो अपना फोकस सही रखिए, मेहनत करिए, फेल होने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुरा तो लगेगा ही, बट हो जाओगे तो ठीक है, दोबारा अगली बार पास हो जाओगे, बिकॉज इसमें फेलियर ज्यादा होगा, सक्सेस कम होगा। बहुत कम चांस होता है कि पहले दूसरे टाइम में निकल गए और ठीक हो गया, बट फेलियर के लिए तैयार रहना है कि कभी होगा, बार बार होगा, ठीक है। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, आपको मेंटली इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर को लेके आप बैठ नहीं सकते वहां पे। ये एग्जाम्पल याद रखना कि अगर 30 मई को आप फेल हो रहे हो और 18 जून को आपका पेपर फिर से है, ठीक है, और बीच में उसी दौरान मेरा बर्थडे भी था, मतलब उससे खराब मेरा बर्थडे शायद कभी नहीं निकला होगा, जब मैं इतनी टेंशन में लगी यार। आप बस वो इमेजिन करना कि एक पल आप सोच रहे हो कि आप ऑफिसर बनने वाले हो, दूसरे पल आप सोच रहे हो कि ऑफिसर तो नहीं बने, अब अगले साल का प्रीलिम्स भी निकलेगा या नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन से निकल के फिर प्रीलिम्स क्लियर होना, उसी साल एग्जाम क्लियर होना, उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें थी, बट अल्टीमेटली वो फ्लो अच्छा निकला और हो गया। ठीक है, तो टाइम आएगा, सबका अपना टाइम आता है, तो आप लोगों का भी आएगा, सो कीप ऑन वर्किंग फॉर दैट, एंड
यही था जो मुझे अपनी तरफ से प्रेजेंट करना था आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी सवाल अगर ऐसे हो तो मैं एक बार क्विकली इनको देख सकता हूँ। और मृणाल, मैं एक बार ना आपके लेक्चर को सम अप कर देता हूँ, जी जी बिल्कुल समरी कर देता हूँ, एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 2-3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं। एक क्वेश्चन तो इनवाइट भेजने के टाइम भी इतना आ रहा था कि IRS है तो वाई द खाकी वर्दी, वो तो आपने आंसर कर ही दिया, बट बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं वो हम अभी ले लेते हैं। तो मैं मृणाल की दी हुई गाइडेंस को एक बार सम अप कर देता हूँ। उन्होंने स्ट्रैटेजी और मोटिवेशन के ब्लेंड को लिया है इस पूरे लेक्चर में, और जो की पॉइंट्स हैं वो है कि आपको डिस्ट्रैक्शन को घटाना है, फोकस इंप्रूव करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस, एंड यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं करनी है। एकदम आइसोलेशन में जाना इज नॉट द राइट वे, यू हैव टू कीप अ बैलेंस। जो आप डिसीजंस लेने वाले हैं आगे, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मिलियंस, लाखों करोड़ों को इम्पैक्ट करने वाले हैं। सो कीप दैट इन माइंड when you're studying, when you're preparing for UPSC। ऑर्डिनरी चीजों को भी करेक्ट तरीके से करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते इंट्यूटिव पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना बहुत जरूरी है, बिकॉज फाइनली जब हमें 2 आंसर्स करेक्ट लग रहे होते हैं, उनमें से राइट वाले को सिलेक्ट करने में दैट हेल्प्स। कंटिन्यूअस सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि वो एक लेयर्स में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, एंड वो राइट आंसर राइट टाइम पे याद आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी के लिए एम करें, जब भी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स के थ्रू एम फॉर एक्यूरेसी। स्केड्यूल को फिक्स करें, अपनी लोअर नेक, लोअर बैक पोस्चर एंड डाइट का बहुत ख्याल रखें। एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में जैसा एनवायरनमेंट होता है उस तरीके की प्रैक्टिस भी करें, ताकि आपको वहां पे जो 15-20 मिनट इन चीजों में लगने हैं वो आप अपने 2 घंटे के टाइम से सब्ट्रैक्ट करके चलें। एक्शंस को बैलेंस रखें। आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट्स और डायग्राम का यूज ज्यादा करें, बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। CSAT को रिफ्रेशिंग एक्टिविटी के तरीके से लें, मोटिवेटेड रहें लेकिन मोमेंट में रहें। कभी मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते अपने आप को ऑफिसर ना बना दें, और प्रोसेस को एंजॉय करें। तो ये मृणाल के लेक्चर का समअप था। और क्वेश्चंस देखने से पहले मृणाल, लॉट ऑफ पीपल आर थैंकिंग यू एंड सेंडिंग देयर बेस्ट विशेस, वो आपको चैट में दिख ही रहा होगा। तो मैं क्वेश्चंस एक बार ले लेता हूँ। मीडियम पे के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था उन्होंने बता दिया, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में लिखा था एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन है कल्पना साहू जी से, वो पूछ रही है, सर अगर हमें पहले क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता तो हम उसे लिखें या जो आते हैं उन्हें लिखें? नहीं, हमेशा जो आते हैं पहले उनको लिखो। जब 20 सवाल, जब मेंस में मैं ज्यादा बता रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे बहुत सवाल होंगे जो आपको शुरू में नहीं आते होंगे या बाद में नहीं आते होंगे, बट मेंस में हो सकता है कि शुरू के 3-4 सवाल आपको ना आते हो। लीव इट फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मैं हमेशा वो करता था कि शुरू के 5 मिनट में ना मैं एग्जाम में बैठता था और मैं 20 सवाल रीड करता था एक बार, जो मेंस के टाइम, और मैं डिसाइड करता था कि इनमें से कौन कौन से ऐसे जो मुझे पहले करने होंगे। बिकॉज कभी भी उस पर फोकस मत करना कि पहला सवाल ही आपका पहला सवाल होना चाहिए, बट आपका पहला सवाल वो होना चाहिए जो आपको वो आता हो करना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको नंबर मिलेंगे। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज, वहां पे मैं करता था प्रायोरिटाइज कि जो आता है उसको पहले लिखना है, एंड देन उसको कीप टिकिंग इट वहां पे अपने क्वेश्चन पेपर पे। वरना कई बार क्या होगा, कर तो लोगे और बाद में आपको याद, क्योंकि जब आप देखो 2 तरह से एग्जाम आप कर सकते हो, 1 to 20 सीधा जा सकते हो, तो उसमें आपको कोई सवाल छूटेगा नहीं। बट जब आप दूसरी तरह से करो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपने एक बार क्वेश्चन नंबर 5 किया, फिर 7 किया, 9 किया, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया, ठीक है, आपको याद नहीं रहा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। तो इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन पेपर टिक करते रहो, और जो नहीं आता उसको छोड़ो इन द सेंस, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ो, बट वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर उस सवाल के बारे में आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, फिर तो उसको छोड़ दो, देखो अब उसमें क्या ही कर सकते हैं। बट ऐसी बहुत कम चीजें आएंगी जब आपको मतलब उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है। अगर मान लो कोई उसके रिलेटेड जो भी आता है ना, वो एक पैराग्राफ लिख दो एटलीस्ट, गलत ना होना चाहिए। बट मैं, ये मेरा मानना है, कई लोग ऐसे भी है जो जिसको नहीं आता वो बिल्कुल छोड़ के आता है, और
उनकी रैंक भी आती है, क्लियर भी होता है, अच्छे नंबर भी आते हैं। बट ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर 1% भी उसका कुछ आता है तो उससे रिलेटेड लिख दो, बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ो। एज एन एग्जामिनर मुझे लगता है कि 1 नंबर भी मिल जाए तो ठीक है, बढ़िया रहेगा। थैंक यू। उसके बाद कौन सी ईयर में सिलेक्शन हुआ है वो तो यार पोस्टर पे ही हमने मेंशन कर दिया था। 2017 17 का एग्जाम था, 18 में सिलेक्शन हो गया, मतलब एक तरह से 18 बैच। Kushi Gupta is asking, good morning sir, I am preparing for 2024. Should I make notes from now? Give guidance sir please. हाँ बिल्कुल बनाने चाहिए, ऐसी चीजों की बनाइए जो 2014 तक 24 तक भी रेलेवेंट रहेंगे। ठीक है, अभी इलेक्शंस के लेकर नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बट मेक अ लॉन्ग टर्म एम कि हाँ 24 में भी पॉलिटिकल ये वाला टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, जो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टॉपिक है वो तो रहेंगे। और अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, मैं बता रहा हूँ। कोई आप मतलब कोई नोट्स आपको इतने अच्छे नहीं लग सकते जितने आपके नोट्स लगेंगे, बिकॉज नोट्स में भी ना सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखो जो आपको लगता है आप आगे जाके भूल जाओगे। कुछ चीजें तो ऐसी है जो आप एग्जाम बुक में ही मार्क कर लो। ठीक है, बुक और नोट साथ साथ हमको देखनी चाहिए। तो हर चीज अगर आप नोट्स में लिखते रहोगे तो इतनी मोटी किताब बन जाएगी कि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो डेफिनेटली नोट्स में उन सब चीजों को लिखो जो आपको लगता है कि यार ये मैं आगे जाके भूल जाऊंगा। और अभी 2024 में एग्जाम देना है तो 2 साल में काफी अच्छे नोट्स बन जाएंगे। इसलिए वो जरूरी है, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये चीज 2024 तक रेलेवेंट रहेगी। जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन, और अगर आपको लगता है रिलेवेंट रहेगी तो देन डू मेक नोट्स अबाउट इट। करंट अफेयर्स के चाहे बहुत ज्यादा नोट्स मत बनाओ, बट कॉन्सेप्चुअल चीजों के बनाओ। अभी 2 साल के टाइम है तो बहुत अच्छा टाइम है। एटलीस्ट 1 साल आप पूरे कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो, बेसिक फाउंडेशन के, और फाउंडेशन अच्छी रहेगी तो आगे जाके काम तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू मृणाल। सर कोचिंग क्लास कितने परसेंट मायने रखता है? रवि चौधरी इज आस्किंग। कोचिंग क्लास मायने रखता है बिकॉज वो आपके रिवीजन बहुत अच्छे से करा देता है। तो अगर आपके पास एक टीम है, ठीक है, अल्टीमेटली ये वर्ड आपको लग रहा है कोचिंग, बट आप इस वर्ड को किसी भी तरह से देख सकते हो। गाइडेंस, मैं कोचिंग से ज्यादा कहूंगा इस चीज को गाइडेंस। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रही हो, जहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल हो आपका, जहाँ पे आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर क्वेश्चंस कर रहे हो, सो दैट इज एज गुड एज कोचिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना पड़ेगा या कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है ना कि व्हाट हैपेंस इज दैट जो आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं उन लोगों को एग्जाम का वो होता है कि एक्सपीरियंस होता है। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मुझे एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट अभी मेरे और आप में ये फर्क है कि मैं 4 साल से उस एग्जाम में था, तो मुझे अब मैं उस बारे में बता सकता हूँ, 10 लोगों को 20 लोगों को बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो अगर आपको कोई गाइडेंस मिल जाए ना, सो बस वही आपको अगर बता दे कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कब कैसे देखना है, दैट इज ऑल। और अल्टीमेटली चाहे आप बेस्ट कोचिंग ले लो, बेस्ट टीचर्स पढ़ा दे, अल्टीमेटली काम आप ही को करना है। कोचिंग का मैं कहूँगा 20 से 30% का रोल है कि आपको एक वो गाइडेंस दे देता है, बट अल्टीमेटली तो आप ही को पढ़ना है, याद करना है, लिखना है, सब करना है। सो वो गाइडेंस अगर आपको वहां से कहीं से भी मिल रही है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। सर जो टॉपिक्स कवर्ड नई है या न्यू है? स्नेहलता जी आप क्वेश्चन एक बार फिर से भेजिए प्लीज। न्यू टॉपिक्स के बारे में पूछ रही हैं या जो नहीं कवर करें उनके बारे में पूछ रही हैं, बिकॉज इट्स नॉट क्लियर। हम तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रिपरेशन के टाइम आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी? दिस इज फ्रॉम श्रेयस। प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि हेल्थ को लेके मैंने बताया मुझे काफी इश्यूज रहे थे। देन आपको ना पूरा ऐसे साइन वेव जैसी ग्राफ चलती है लाइफ की। जैसे सुबह आपको लगे कि मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ, शाम में होता आपको लगे कि यार मतलब छोड़ो कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो वहां उस वाले पॉइंट्स आपको उठाना पड़ेगा अपने आप को कि नहीं दोबारा वो टॉप 10 वाली फीलिंग पे जाओ। कई बहुत बार आपको लगेगा, जैसे आप अगर अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर वगैरह की साइड चले हुए जाओ ना, करोल बाग, वहां भीड़ देख के आपको लग जाएगा कि भाई मेरा तो होना ही नहीं है। ठीक है, इतना आपको लगेगा कि आप जिसको देखोगे वो आपसे ज्यादा ज्ञानी लगेगा कि यार हाँ ये इंटेलेक्चुअल लग रहा है। ठीक है, उसने जरूर 4-5 साल की पढ़ाई कर ली है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उन सब चीजों से। तो ये मोटिवेशन को बनाए रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये जब मोटिवेशन डाउन होती है ना, तो वहां आपको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता कि मैंने इतना पढ़ लिया, एग्जाम प्रीलिम्स का टेस्ट सॉल्व किया तो नंबर बने 60। ठीक है, तो आपको लगता है मेरे नंबर जहाँ 120 बने चाहिए तो वहाँ 60 बने। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज होती है आपकी लाइफ में। बाकी सब चीजें जो होती है ना वो सब तो हो जाएगा। अब आप लोग बाकी लोगों को टाइम नहीं दे पाओगे, अपने दोस्तों को इतने से टाइम नहीं दे पाओगे, फैमिली को कई बार टाइम नहीं दे पाओगे। वो सब चीजें भी आती है कि अब जरूर वो डिपेंड करता है कि अब आपके जो कनेक्शंस है वो आपको कितना तरह से सपोर्ट कर पाते हैं। कई बार कुछ मतलब जब हमने सोचा नहीं होता वो चीजें हो जाती है घर में। तो अब वैसा कुछ होगा तो आपको
मैनेज तो करना ही पड़ेगा वो, बिकॉज वो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दोज थिंग्स। कई लोग जॉब के साथ करते हैं, कई लोग फैमिली के साथ करते हैं। मेरे पास एक ये एडवांटेज था कि मैं उस टाइम कॉलेज में ही था और जल्दी कर लिया मैंने, थोड़ा सा हो गया, वो टाइम भी सही निकला, तो मैंने उन सब चीज़ों को फेस नहीं करा। बट मैं देखता हूँ कई लोग जो जॉब के साथ करते हैं उनको तो मेरा सैल्यूट है कि कैसे मैनेज कर लेते हैं। फैमिली मदर्स होती है, ठीक है, वो लोग भी करते हैं, तो अलग लेवल के चैलेंज है वो, तो हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो जो उस दौर से नहीं गुजरते हैं। तो हर की लाइफ में चैलेंजेस होंगे एग्जाम के दौरान, और सबके अपने अलग अलग चैलेंजेस होंगे। मेरे चैलेंजेस और आपके चैलेंजेस कभी सेम नहीं हो सकते। तो मेरे से कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है आपका, तो जो भी आएगा, बट यू हैव टू फेस दैट्स इट। मतलब मान लो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे करना ही है इसको अलॉन्ग विद द एग्जाम। ये चीज हमेशा याद रखना। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पूछा है सर आपने कौन से प्लेटफॉर्म से तैयारी किया था? प्लेटफॉर्म मैंने ऑफलाइन ही सब किया था। मैंने ऑनलाइन काफी कुछ, मतलब अगर पढ़ाई की बात करें तो क्लासेस तो मैं ऑफलाइन ही लेता था, बट ऑनलाइन के लिए मैं गूगल का बहुत बड़ा वो कहूँगा, थैंकफुल हूँ मैं गूगल को लेके, कि मुझे जो भी चीज कहीं भी हल्का सा डाउट हो ना, मैं गूगल कर लेता था उसको। और गूगल करो, यूट्यूब करो चीजें, यूट्यूब भी देखो तो सही चीजें देखो उसमें, ठीक है ना। मतलब आप एक आध ब्लॉग वगैरह भी फॉलो करते होगे, कुछ ना कुछ देखते होगे, बट जब पढ़ाई के लिए आप यूट्यूब का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब आजकल तो प्लेटफॉर्म्स भी इतने सारे हैं, फ्री वीडियोस है। एक तो खोना भी नहीं है कि ओवर फ्लडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो अच्छा प्लेटफॉर्म हो उसको, उस पर टिक जाओ जरा। और ऑनलाइन मैं लैपटॉप पे भी बहुत नोट्स बनाया करता था। एक लैपटॉप होता था मेरे पास हमेशा, कि मैं उसको लेके आगे पीछे चलता था, जो भी मुझे रहता था मैं उसमें कॉपी पेस्ट कर लेता था। क्योंकि कई बार आप प्रिंट पे इतना कितना प्रिंट कर लोगे, कितने कागज आप संभाल लोगे, बट अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी किसी चीजों की, तो आपको जब भी लगे कि हाँ मुझे ये चीज रिवाइज करनी है, जस्ट आपने वो फोल्डर खोला, आपने वो रिवाइज करा, 5 मिनट आपका काम हो गया ना। वो पेपर ढूंढते ढूंढते आपका 2 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो उसका, अब आप किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो वो आपको देखना पड़ेगा। दोनों ही मीडियम्स आर इक्वली गुड, एंड आई प्रेफर द लिटिल बिट। आज के टाइम में मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा ऑनलाइन को अब ज्यादा प्रेफर करने लगा हूँ, कि अब तो कोविड वाला भी टाइम है, तब तो लाइफ ही पूरी यहाँ पे है, सो इसलिए ये। मृणाल, वी जस्ट टेक 2 मोर क्वेश्चंस बिकॉज काफी लेट भी हो गया है। तो एक सौरभ सिंह रावल जी हैं, ये बहुत एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, और इनका ना कंटिन्यूअस क्वेश्चन आता है, ये हमेशा प्लानिंग के बारे में पूछते हैं, लाइक जैसे साल भर की प्लानिंग है उसको महीने में, फिर हफ्ते में, फिर दिन में, वो कैसे, मतलब मे बी डिवाइड्स इट इनटू दैट, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उसको करेक्टली फॉलो करने के लिए क्या करें? फॉलो करने के लिए ये करिए कि जब आप एक दो बार फॉलो नहीं करेंगे ना, मतलब मैं वही कहता कि एम तो बड़ा बनाइए, 50% एटलीस्ट अचीव करिए, 50 to 70% अचीव करिए एटलीस्ट। और जिस बार वो 50 से 70% अचीव नहीं होता ना, देन ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, पनिशमेंट टू योरसेल्फ, ठीक है। उसमें कुछ नेगेटिव नहीं करना है, बट देन यू हैव टू लीव समथिंग गुड दैट यू वर डिजर्विंग, जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं डिजर्व करता हूँ। इट माइट बी एक चॉकलेट हो सकती है, एक पेस्ट्री हो सकती है, और एनीथिंग एल्स, एनीथिंग that if I'm not able to complete my aim on a repeated basis, for me it would be like missing a cricket match on Sunday, जो उस टाइम में बहुत खेला करता था, कि नहीं यार आज अपना मन मार के मुझे आज बैठना होगा, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते का कंप्लीट नहीं करा है। तो कहीं ना कहीं, एंड जिस बार आप कंप्लीट करोगे उस टाइम ट्राई टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो ये जो होती है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो रीअफर्मेशंस होती है, तो वो सब बहुत जरूरी होती है, बिकॉज अगर आपने अच्छा किया तो उसके लिए भी आपको अपनी पॉजिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, हाँ मैंने अच्छे से करा है। बट जहाँ आप रिपीटेडली फेलियर हो रहे हो, अपनी ही एम्स को नहीं पूरा कर पा रहे हो, कोई टीचर आपको एम दे दे कि ये करके लाना 10 चीजें 50 चीजें, और आप नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है। बट देन अगर आप, जो आपने खुद सोचा है, आपने खुद ही अपने अपने माइंड से अपने एम बनाया होगा कि हाँ मुझे इतना करना है, और वही आप बार बार नहीं कर पा रहे हो अचीव, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ऐसी प्रॉब्लम्स जो इम्पॉसिबल चीजें हो, तो वहां तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और इसमें नोबडी कैन फोर्स यू, इसमें यू हैव टू टेक द कॉल, एंड यू हैव टू करेक्ट योर थिंग्स, कि मुझे इसको अचीव करना है। उसके लिए थोड़ी सी पनिशमेंट दो अपने आप को, थोड़ा सा रिवॉर्ड दो, एंड जितना वो कर सकते हो ना। जैसे मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि मैं पेपर पे ना लिख के रखता था कि ये चीजें मुझे करनी है, एंड जैसे ही होता था ना वो चीज कंप्लीट, तो मैं उसको ऐसे काटता था। तो वो जो एक वो कट होता था ना कि हाँ ये मेरा टास्क पूरा हो गया। और जितने आपको कट्स होते जाएंगे ना, जितनी वो विजुअल चीज दिखेगी आपको, वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी चीज। आप हवा में सोचते रहोगे कि हाँ ये टॉपिक कर लेने हैं, तो वो हवा में ही रह जाते हैं। बट आप उसको एक लिख लो,
अब उसको पेपर पे ले आओ, टास्क लिस्ट बना लो, टू डू लिस्ट बना लो इस दिन तक, एंड देन कीप कटिंग ऑफ दोस थिंग्स। तो जब वो लास्ट वाला कट होगा या 70-80% कट हो जाएगा ना, और आपकी अपनी शीट्स पे दिखेगी कि पहले मेरे से 4 टॉपिक कट हो पा रहे थे, अब मैं 8 टॉपिक कट कर पा रहा हूँ, इसी से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट मोटिवेशन भी आपको मिलेगी, और अपने आप पे एक चेक रखते हो आप, तो वो चीज आपको हेल्प कर सकती है। सॉरी, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है उससे आपको, हाँ, बहुत हेल्प बिल्कुल, करेगा लॉन्ग टर्म बहुत में। हेल्प करेगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आईएफएस का मेन सिविल अलग अलग डेट्स को होता है क्या? प्रीलिम्स सेम होता है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, और उसमें कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। मेंस अलग अलग होते हैं, इंटरव्यू भी अलग होगा फॉरेस्ट सर्विस का स्पेसिफिकली, तो ये चीज रहती है। एक मैं सवाल इसमें बार बार देख रहा हूँ, कोई बार बार पूछ रहा है कि अगर आप 3 टाइम के इंटरव्यू का बता सके एक्सपीरियंस, तो बहुत ही शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि मेरा पहला इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया, डिड नॉट गो एज पर माई एक्सपेक्टेड लाइंस, कि काफी मुश्किल सवाल थे। मैं बहुत डर सा भी गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी चीजें बहुत ज्यादा, और उतना अच्छा नहीं रहा था। सेकंड टाइम मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था, तो मुझे पता था कि जो पहली बार हुआ उससे बुरा तो हो नहीं सकता, तो वैसे ही मैं काफी पॉजिटिव था कि हाँ, पिछली बार मैंने देख लिया, अब एक एक्सपीरियंस होता है मुझे पता, और मैं बेटर प्रिपेयर्ड था, बोलने में मुझे कॉन्फिडेंस था और ज्यादा। और वो इंटरव्यू मैंने बहुत नॉर्मली निकाला, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी एक फैमिली ग्रुप में बैठे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। तीसरी बार जब मैंने इंटरव्यू दिया, तब मैं ऑलरेडी सर्विस में था, तब मैं ऑलरेडी ऑफिसर था, तो उसमें और कॉन्फिडेंस मिल जाता है आपको कि हाँ, यू हैव नथिंग टू लूज, बिकॉज सिलेक्शन आपको हो रखा है, आप ट्रेनिंग पे हुई, और अब आप जाके इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो इससे आप बेहतर ही हो सकता है। तो वो चीज भी अच्छा रहा था। और पहले इंटरव्यू में मेरा केमिस्ट्री पे काफी ज्यादा सवाल पूछे गए थे, करंट अफेयर्स तीनों इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, क्रिकेट पे सवाल आए हुए थे, और क्योंकि मेरा क्रिकेट हॉबी लिखा हुआ था मैंने, तो उसमें इवन इंडिया न्यूजीलैंड को उस टाइम टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो उसको उससे रिलेटेड बहुत डिस्कशन हुई थी कि अच्छा, हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो वो चीजें होती है। मैंने संस्कृत के बारे में लिखा हुआ था अपने अपने परफॉर्मा में, तो संस्कृत को लेकर बात हुई थी, मुझसे श्लोक सुनाने को बोला गया था मुझे, ठीक है। और करंट अफेयर से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या चल रहा है, इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात हुई थी, मेरी हॉबी फोटोग्राफी को लेकर बात हुई थी। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अल्टीमेटली कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है। सिचुएशनल बहुत चीजें देते हैं वो लोग, जैसे कि वो आपको बोलेंगे कि मान लो आप आईएएस हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है, तो आप इसमें इस टाइम क्या करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, जब भी ऐसे कोई न्यूज आती है ना कि बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा हो गया, तो उस टाइम लोग क्या वो ले रहे हैं ना, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उसको फॉलो किया करो, तो उससे आपको समझ आएगी कि जब आप इस पोजीशन में होगे तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है। तो ऑलवेज सी द कंडक्ट ऑफ एन ऑफिसर, कि वो लोग कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, एंड वो आपको इन सब सवालों में हेल्प करने के लिए फिर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा कर देगी वो। थैंक यू मृणाल। आई एम रियली सॉरी, हम और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। मैं आप में से जितने भी लोगों को क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार चैट पे दिया दिल्ली का ऑफिशियल ईमेल आईडी भेज रहा हूँ टू एवरीवन इन द मीटिंग। आप प्लीज अपने क्वेश्चंस वहां भेज दीजिए। वी विल ट्राई टू गेट आंसर्स फ्रॉम मृणाल एंड गेट बैक टू यू ऑन दैट। और साथ ही साथ आपको आकांक्षा जी ने हमारे सोशल हैंडल्स का लिंक भेजा है, तो सब्सक्राइब करें एंड कीप गेटिंग ऑल द अपडेट्स। ये मैंने आपको ईमेल आईडी भेज दिया है, इट्स वेरी सिंपल, diadelhiofficial@gmail.com। और क्योंकि 11 से ऑलरेडी आप हो चुके हैं, तो और क्वेश्चन हम ले नहीं पाएंगे। तो वैसे बहुत फॉर्मल एक थैंक यू नोट रहता है, वो आई थिंक मनीष भैया ने कर ही दिया, बट आई थिंक मृणाल स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्ट आपका बना, and we could see that from the number of questions coming in and the type of questions coming, क्योंकि इतना openly questions लोग usually नहीं पूछते हैं। So हृदय की गहराइयों से आपको दिया दिल्ली की तरफ से और गायत्री परिवार की तरफ से, सारे मैं तो बोलूंगा नॉट ओनली द 95 वॉट पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ थे, मैं मेरे हिसाब से तो पूरे 15 करोड़ परिजन के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिलते रहेंगे, आपके सेशंस का इंतजार रहेगा। और जाने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि एक बार फिर से, जैसे मीटिंग के स्टार्ट में सीधे बैठे थे, मृणाल जी ने बोला कि पोस्टर का ध्यान रखें, एक बार फिर से सीधे बैठ जाएं ताकि हम शांति पाठ कर लें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। एक बार दिया दिल्ली की पूरी टीम को, टेक्निकल टीम को, म्यूजिक टीम ऑफ शांति कुंज एंड दिया दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मृणाल आपको और मनीष भैया को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वेब टॉक, नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ, एंड होपफुली विद न्यू सिविल सर्वेंट अमंगस्ट ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।